तो आइए दिसंबर 23 मॉक टेस्ट पेपर 1 सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर का देख लेते हैं इसका सोल्यूशन, और ट्रू फॉल्स क्विकली देख लेंगे और बाकी जो प्रैक्टिकल है उसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कि जो सैलरी एडवांस में पे किया जाता है, क्वेश्चन आप लोग सामने रखिएगा। तो इससे क्या होता है, एसेट भी रिड्यूस नहीं होता और ना ही लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो बिल्कुल सही बात है, जब आप सैलरी एडवांस में पे करते हैं तो इससे एसेट रिड्यूस होने के बजाय वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और लायबिलिटी तो इंक्रीज होगी ही नहीं, क्योंकि सैलरी अब एडवांस में पे किए हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है एसेट। तो ठीक है, तो फर्स्ट वन वाज ट्रू, फर्स्ट वाज ट्रू। सेकेंड क्या पूछा था उसमें कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है वो क्या, अकाउंटिंग जो वो करता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, उसमें हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते नहीं। अक्रूवल बेसिस में क्या है कि हम कैश बेसिस पे नहीं करते हैं, हम करते हैं कि जब वो कोई भी चीज़ ड्यू होती है, अक्रीव होती है एक्चुअली में, उस पर करते हैं। कैश बेसिस में नहीं करते। कैश बेसिस मतलब कि अभी कैश रिसिप्ट हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अक्रूवल बेसिस में ऐसा नहीं है, ये मैचिंग प्रिंसिपल पर चलता है। तो सेकेंड वन जो था वो था आपका फॉल्स। आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा, सेकेंड वन फॉल्स था। थर्ड जो था वो ये था कि जो स्टॉक लास्ट में बचता है, ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, वो ट्रायल बैलेंस में अगर है तो क्या आपको उसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में दिखाना है? बिल्कुल बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे, फिर इसको ट्रेडिंग पीएल में ले जाएंगे ही नहीं। अगला था कि जो डिस्काउंट मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, क्या वो गेन होता है ड्रॉवी के लिए? बिल्कुल गेन होता है ड्रॉवी के लिए। क्यों? क्योंकि टाइम से पहले अगर आप पे कर रहे हैं, आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो ये आपके लिए इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पार्टनर्स जो होते हैं, तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या वो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट लॉस को शेयर करेंगे? नहीं, वो इक्वल रेशियो में शेयर करते। तो ये स्टेटमेंट क्या था, वो फॉल्स था। लास्ट वन था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं। जी नहीं, रिसीप्ट एंड पेमेंट में हम कैश से रिलेटेड, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो या रिवेन्यू नेचर के हो, उसको हम दिखाते हैं। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, तो ये भी फॉल्स था। अगला थ्योरी था। थ्योरी क्या था कि कैश बेसिस जो आप अकाउंटिंग होता है उसमें उसके बारे में लिखना था, और मर्केंटाइल बेसिस। तो देखिए, मर्केंटाइल बेसिस सिंपल क्रेडिट सिस्टम जो है उसे कहते हैं, और कैश बेसिस मतलब कैश पे। यहाँ पे क्या होता है कि तुरंत कैश मिल जाता है। ठीक है, और तुरंत कैश मिला तो ऐसे ऐसे जो बिजनेस हैं वो थोड़े से ना कम है, मतलब भारत में ज़्यादातर बिजनेस जो वो क्रेडिट पे है, मर्केंटाइल पे, कि ठीक है पेमेंट आप बाद में दीजिएगा। तो इसके ये नैरो स्कोपी के इसमें कम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ते हैं, और जो मर्केंटाइल बेसिस है इसमें बड़े बड़े अमाउंट्स इंगेज होते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल क्रेडिट सिस्टम ज़्यादा है, और ये वाइडर स्कूप का है, और कॉम्प्लेक्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप इसमें मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी था, आप लिख देते तो इस पे मार्क्स मिल जाता। ऐसा कोई नहीं दिया कि आपको जो है वो एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वन का सी देखिए, इसमें क्या था, जर्नल एंट्री था। जर्नल एंट्री क्या था कि एक एम्प्लॉय जो है वो स्टॉक को ले लिया है, ठीक है, और वही अमाउंट क्या हुआ है, उसके सैलरी से डिडक्ट हो गया है। तो इस चीज़ का एंट्री बताइए। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज ही होगा ना। क्या क्वेश्चन था, एम्प्लॉय हैज टेकन स्टॉक वर्थ 20,000। स्टॉक कहाँ से लिया होगा? स्टॉक तो परचेज में ही इंक्लूडेड होता है, तो लिया परचेज से, तो परचेज को हम घटा दिए, सैलरीज में उसका भी इंक्लूड कर दिए। कितना? 15,000, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में 15,000 है, वहाँ पे जो है वर्थ 20,000 है लेकिन कॉस्ट 15,000। तो एक्चुअल में जो हमारा स्टॉक था वो 15,000 का था, तो 15,000 हम लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन था कि वेजेज हम पे किए मशीनरी में, और उसको हमें एंट्री दिखाना। तो देखिए, कोई भी अगर आप रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस अगर आप कैपिटल एसेट्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल में ही काउंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वेजेस पे करें मशीनरी के लिए तो अमाउंट जो है वो मशीनरी में ही इंक्लूड होगा। एंड द नेक्स्ट वन, अगला क्या था, हाँ अगला था कि किधर गया, ओके, इनकम टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर 3400 वॉज पेड आउट ऑफ पीटी कैश। मतलब इनकम टैक्स यानी कि पर्सनल जो टैक्स था ओनर का, उसको हम पे कर रहे हैं। तो यानी कि ये ड्राइंग का केस हो गया, ड्राइंग में तो हम ऐसा करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीटी कैश अकाउंट, ठीक है, पे कर दिए 3400। नेक्स्ट वन वाज 4, परचेज ऑफ गुड्स। हम नवीन से गुड्स परचेज किए हैं 4,000 का, जिसपे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% एंड 100 कैश डिस्काउंट मिला, क्योंकि मुझे क्विक पे किए। हम लोग जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री करते हैं। तो एक्चुअली में जो हम 4,000 का खरीदे उसमें 10% का डिस्काउंट है, यानी कि हम 400 कम में खरीदे हैं, 3600 में खरीदे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट 3600, उसमें हम कैश पे किए 3500 ही, और 100 का हमें डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है, इसलिए क्रेडिट। ये जनरल एंट्री हो गया। अब
आपको लाते हैं स्टॉक 2 का ए, जिसमें स्टॉक के कैलकुलेशन की बातें कही गई थी। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल है, ध्यान रखिएगा कि हम कुछ नहीं करते इसमें क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक अभी बचा हुआ है प्लस कितना हम परचेज किए उसको ऐड कर लेंगे, और जो सेल रिटर्न हो क्या है उसको ऐड कर लेंगे, और ये सब ऐड करते हैं जो बिक जाएगा उसको हम माइनस कर लेंगे, सेल को माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो सेल रिटर्न हो क्या आएगा ना, तो भेजे तो होंगे हम सोच करके उसको कुछ प्रॉफिट पे भेजेंगे, बिकेगा, लेकिन अगर वो प्रॉफिट पे नहीं बिकेगा तो जब सेल वाला रिटर्न होके आएगा तो उसको कम प्राइस पे दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भेजते टाइम उसमें प्रॉफिट इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन वो बिका हुआ नहीं रहता है, वो सेल्स रिटर्न है तो हम उसको कम पे दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे था कि 23 अप्रैल को आपके पास 48 लाख का क्या था, आपके पास स्टॉक था, लिख दिए हम कि ठीक है मेरे पास 48 लाख का स्टॉक था। फर्स्ट क्वेश्चन जो था देखेंगे नीचे कि आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कुछ कंसाइन किया गया था गुड्स 2,40,000 अभी मेरे पास अनसोल्ड है, ठीक है भाई ये भी मेरे पास स्टॉक है, 48 लाख ऑलरेडी था और एक 2,40,000 और आ गया, ओके। नेक्स्ट बोला कि परचेज किए हैं 4 लाख का, ठीक है, जिसमें 1,60,000 डिलीवर्ड हो गया है 5 मई को और बाकी का हमें पता नहीं। तो देखिए कुछ का तो पता है और कुछ का नहीं पता, यानी कि वो है तो मेरा ही परचेज कर रहे हैं, तो टोटल 4 लाख, अलग अलग भी दिखा सकते हैं 240 एंड 160, ठीक है, तो 4 लाख। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से ट्विस्ट लाता है कि सेल हुआ है 13,60,000 का, ठीक है, टोटल सेल, उसमें से 3,20,000 का भेजा गया था अप्रूवल पे, 3,20,000 का भेजा गया था अप्रूवल पे, अब उसमें से 1,60,000 का रिटर्न आ गया। तो देखिए 1,60,000 का हमारा रिटर्न तो आया, अब इसको अभी हम स्टॉक में दिखाएंगे, बेचे हम पूरा 13,60,000 है, लेकिन रिटर्न कितना है, जितना रिटर्न है वो मेरा स्टॉक में बचेगा, जो बिक गया उसको स्टॉक में थोड़े ना हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो स्टॉक में बचा 1,60,000 का, लेकिन हम देख रहे हैं लास्ट में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 4th पॉइंट में उसमें लिखा है कि कॉस्ट में 25% ऐड करके भेजे थे प्रॉफिट, यानी कि 1,60,000 का जो हम भेजे हैं इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, लेकिन ये तो बिका नहीं है, ये तो रिटर्न हो गया, तो प्रॉफिट हम माइनस कर लेंगे, तो 25% ऑन कॉस्ट मतलब 20% ऑन सेल। यहाँ पर वो था कि सेल जो हम किए हैं 13,60,000 का, उसमें 1,60,000 रिटर्न आ गया है, ठीक है, तो सेल में से तो 13,60,000 में से 1,60,000 हम माइनस कर लिए, लेकिन ये 1,60,000 जो है वो मेरे पास स्टॉक में आया, तो जब ये स्टॉक में आया तो इसको ऐड करेंगे, लेकिन पूरा अमाउंट तो ऐड करेंगे नहीं, इसमें तो ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूडेड है, लेकिन वो तो सेल हुआ नहीं है, तो प्रॉफिट कहाँ से हुआ, मेरा रिटर्न हो चुका है वो, तो 20% ऑफ प्रॉफिट माइनस कर लिए, 25% ऑन कॉस्ट मतलब 20% ऑन सेल, तो वो आ गया 1,28,000। ये सारा स्टॉक मेरे पास अभी आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल कितना हुआ, तो देखिए अब सेलिंग पे भी आ जाते हैं, 13,60,000 का हम सेल किए हैं, ठीक है, उसमें 1,60,000 का तो ये रिटर्न ही आ गया जिसको ऊपर ऐड कर लिया स्टॉक में, तो वो घटा दिए, तो टोटल हमारा एक्चुअल सेल कितना का बच गया, 12 लाख का। अब 12 लाख का मेरा है तो उसमें हम देखेंगे कि प्रॉफिट कितना है, तो अब आप बोलेंगे कि 20% 12 लाख पे लगा दीजिए और आपका जो भी आ जाएगा 2,40,000 वो हो जाएगा इसका प्रॉफिट, ठीक है, आपकी बात समझते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि नीचे लिखा है कि जब आप 13,60,000 का भेजे थे, ठीक है, 3,20,000 का उसमें मतलब अप्रूवल पे भेजे थे, आधा का अप्रूवल मिल गया था, आधा का नहीं मिला था, हमारे पूरा का मिल गया, ठीक है। आगे था कि 2,40,000 का लास्ट पॉइंट, अब देखिएगा 4 पॉइंट, उसमें था कि जो 2,40,000 का सामान है 2,40,000 का वो बिका है 1,20,000 में। अब आप सोचिए कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे समझिए कि आप कोई भी चीज़ है 2,40,000 का है आपका, उसको आप बेचेंगे तो आपको उस पर फ़ायदा होना चाहिए या घाटा होना चाहिए, तो क्वेश्चन में तो लिखा कि 25% प्रॉफिट पे ही बेचना है आपको, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2,40,000 वाला था लास्ट पॉइंट, आप देखिए उसको हम 1,20,000 में भेजे हैं, मतलब उस पर तो हमको कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, तो अगर उससे रिलेटेड कोई अमाउंट अगर रिटर्न भी होगा तो उस पर भी हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे नहीं, क्यों, अरे भाई उस पर प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, ठीक है। जो 2,40,000 का था वो बिका है 1,20,000 में, ठीक है, वो था कितने का 2,40,000 का, बिका कितना में 1,20,000 में। तो जरा सा सोचिए जो 12 लाख मेरे पास टोटल सेल था, क्योंकि 13,60,000 में भेजे थे, 1,60,000 रिटर्न हो गया था, तो 1,60,000 वाले को हम ऊपर मेंशन भी कर लिए थे, ये देखिए यहाँ इतना आ गया। अब 12 लाख जो है, इस 12 लाख में 1,20,000 जो सेल हुआ वो तो एबनॉर्मली हुआ, क्यों, क्योंकि इसका कॉस्ट था 2,40,000 और वो बिका कितना में 1,20,000 में, तो ठीक है 1,20,000 में बिक गया, तो बाकी जो बचा वो हो गया मेरा नॉर्मल सेल, यानी कि अच्छा से इस पर प्रॉफिट जो है हमको मिल गया है 20% वाला। इस पर क्यों नहीं मिला 20% वाला, भाई ये जो 2,40,000 का यहाँ पे था
वो तो ऑलरेडी लॉस में है, उसको 1,20,000 में बेचे तो यहाँ पे तो प्रॉफिट आएगा नहीं। लेकिन ये जो बाकी बच गया 12 लाख में से 10,80,000, वो तो नॉर्मल हम सेल किए हैं, तो नॉर्मल सेल किए तो उस पर तो कुछ प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ठीक है, नॉर्मल सेल्स में हम प्रॉफिट देख लेते हैं कितना होगा। तो अगर 10,80,000 हम 20% निकालें तो 2,16,000। ठीक, वही देख रहे हैं कि जब 2,40,000 वाला जो सेल किए थे वो 12 लाख का ही हिस्सा था जो 1,20,000 में सिर्फ बिका। ठीक है, तो 1,20,000 इसमें से माइनस हुआ। अब इस पे तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो ये तो 1,20,000 का 1,20,000 लॉस ही रह गया। लेकिन इस पे हमारा जो है वो प्रॉफिट था 2,16,000। तो इस 2,16,000 को 1,20,000 से एडजस्ट कर लेंगे, मतलब 2,16,000 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे। अब आप कहेंगे आप इतना कुछ क्यों करें? देखो, जो भी सेल हुआ है ना, वो जो हमको स्टॉक कैलकुलेट करना है उसके बाद की सारी एंट्रीज है। ठीक है, तो उसको पहले ले जाना है तो उन सारी चीज़ों को माइनस करना पड़ेगा, सेल को माइनस करना पड़ेगा उसको। अब कुछ सामान आपके पास है और कुछ आप बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितना सामान है, तो आप क्या करेंगे? जो बिक गया है उसको आप हटा देंगे। वही काम करना है। सेल जो है वो सेल का अमाउंट निकाल लेंगे यहाँ पे टोटल, और ये देखिए 11,04,000 आ रहा है, और इसको हम ऊपर जितने स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उससे माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा। देख रहे थे कि 12 लाख का सेल था, उसमें से 1,20,000 का अब नॉर्मल है, इसमें लॉस है। यह है 2,40,000 का, लेकिन 1,20,000 लॉस है, 2,40,000 का बिका है। वहीं देख रहे हैं कि 10,80,000 इसी 12 लाख का हिस्सा है जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ है 2,16,000 का। अब आप कहेंगे ये प्रॉफिट आपको कैसे पता? 20% प्रॉफिट तो होगा ना सेल पे, वहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि 25% कॉस्ट पे है प्रॉफिट, तो 20% सेल पे। अब एबनॉर्मल में हम क्यों नहीं प्रॉफिट निकाल रहे हैं? क्योंकि एबनॉर्मल में ऑलरेडी लॉस हुआ है। तो इसका जो प्रॉफिट है 2,16,000 वो एडजस्ट हो गया किससे? 1,20,000 से, और बचा जो प्रॉफिट वो 96,000। यानी कि हमें जो ये 12 लाख का हम सामान जो भेजे हैं उस पर कितना हमें प्रॉफिट हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 96,000 का। तो 96,000 हम माइनस कर दिए और कॉस्ट पे आ गए। तो कॉस्ट पे जैसे ही आए तो हमारा टोटल जो सेल का एक्चुअल वैल्यू था कॉस्ट वो 11,04,000 था, और 11,04,000 को आप इससे माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टॉक का अमाउंट। एक सेकंड, मैं आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ। कितना था? 55,68,000 में 11,04,000, यस 44,64,000। ये आपका स्टॉक आ गया। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि जितना स्टॉक आपके पास ऑलरेडी था या आपने जो परचेज किया उसको तो आप प्लस प्लस लिखते गए। ठीक, कुछ आप परचेज कर रहे थे तो लेट से आ रहा था, अरे लेट से आता तो आप ही के पास ना, तो उसको भी हम दिखा दिए। लेकिन हम देखें कि 1,60,000 का 3,20,000 में से हमें रिटर्न मिल गया अभी, तो 1,60,000 का जो हम रिटर्न ले रहे हैं, ये स्टॉक में हम ला रहे हैं, तो भाई जब हम भेजे थे उसमें तो प्रॉफिट जोड़ कर भेजे हैं, जबकि वो बिका नहीं है, फिर भी हम प्रॉफिट मान लिए हैं बुक्स में कि नहीं नहीं मेरा तो बिक जाएगा इतने में। लेकिन वो रिटर्न आया और लिख दिया कि 25% कॉस्ट में हम भेजे हैं। यानी कि अगर सेल पे यहाँ पे दिखा रहा है 1,60,000 तो 20% सेल पे होगा, तो 20% सेल माइनस करेंगे 1,60,000 में से 1,28,000। ठीक है, तो ये टोटल हमारा स्टॉक अभी अवेलेबल है। अब सेल वाले में भी कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। कैसे हो गया उल्टा? कि सेल तो हम किए हैं 12 लाख का, क्यों? क्योंकि 1,60,000 वाला तो अब नॉर्मल था 1360 में से, तो 12 लाख का सेल किए थे, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 12 लाख पे होनी चाहिए। 12 लाख का 20% 2,40,000 ऐसे। लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि पूरा ये नॉर्मल सेल नहीं था, उसमें कुछ ऐसा आइटम है जिसको हम लॉस पे ही बेच दिए, तो उस पर थोड़ा ना हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो लॉस पे बेचने वाला 1,20,000 का सामान था, तो इस पर तो कुछ नहीं मिलेगा। और बाकी जो 10,80,000 इस पर हमको 20% मिलता है 2,16,000, तो 2,16,000 इसका, और जो लॉस में बेचे उसका एडजस्ट कर दिए दोनों का। और एक्चुअल प्रॉफिट जो आया था वो 96,000, तो 96,000 हम 12 लाख में से माइनस किए, और ये हो गया सेल अमाउंट। तो सेल जितना स्टॉक हुआ है वो इतने का है, और जो स्टॉक अवेलेबल है टोटल वो इतने का है। तो दोनों को जब प्लस माइनस आप करेंगे तो आपको बचेगा इतना स्टॉक एट द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है? हाँ, डेप्रिसिएशन। ओके ओके, इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड है नहीं डेप्रिसिएशन। देखिए साफ था कि 1 जनवरी 2019 को आप एक मशीन लेते हैं 4 लाख का। ठीक है, मतलब उसमें था कि 3,20,000 का लेते हैं और 80,000 उस पर इंस्टॉलेशन पे खर्चे करते हैं, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, 3,20,000 और 80 और 4 लाख कर दिया। ठीक है, बाद में क्या होता है कि उसी साल छठे महीने में आप एक और मशीन लेते हैं M2 जिसका कीमत होता है 1,60,000। ठीक है, लेकिन छठे महीने में लिए हैं, तो ईयर जब एंड होगा यानी कि दिसंबर जब आएगा 2019 का लास्ट, तो आप पहला तो शुरू में लिए थे, ठीक है, तो उस पर तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन 40,000 SLM मेथड लगाना स्ट्रेट लाइन। दूसरा आप 6 महीने बाद लिए थे, तो इस पर डिप्रिसिएशन 6 महीने का, तो कितना 8,000।
10% ही लगाए, ठीक, वो हो गया। अब इतना डिप्रिसिएशन इन पे लग चुका है तो इनका बैलेंस कितना बचा होगा? आपके पास 4 लाख का था, उसमें 12 महीने का डिप्रिसिएशन अब 40,000 लगा दिए, तो बचा कितना है अभी? ये 3,60,000। तो बैलेंस शीट में 3,60,000 दिखा दिए। वैसे 1,60,000 का आप लिए थे कब? आप लिए बीच में, मतलब जून में लिए आप। अब उसको आप दिसंबर तक चलाएं, 6 महीने तक, तो 6 महीने में 8,000 उस पर डिप्रिसिएशन लग गया था। अब वो बचा कितना? अब आपको बचा 1,52,000। तो 3,60,000 M1 और मशीन 2 जो आप बाद में खरीदे थे, इन दोनों का बैलेंस बच रहा है ईयर एंड पे 3,60,000, 1,52,000। तो ईयर एंड पे जब उतना बच रहा था तो फिर अगला साल जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में भी उतना ही बच रहा है इन दोनों का अमाउंट। जब CD था जब BD कर दिए, जब BD किए 360 और 152, उसके बाद हम फिर से डिप्रिसिएशन लगाएं। और अब तो भाई स्टार्टिंग में भी है और एंडिंग तक लगाएंगे, क्यों? क्योंकि कोई बीच में ट्रांजेक्शन नहीं है। तो साल खत्म हो गया, अब 2020 आया और 2020 भी खत्म हो गया, 2021 आ गया। तो 2021 जब आएगा यानी 31 दिसंबर 2020, तो दोनों पे डिप्रिसिएशन हम साल भर का लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस पे डिप्रिसिएशन और इस पे डिप्रिसिएशन नहीं लगाइएगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा, यानी कि 4 लाख पे और 1,60,000 पे, तो 40,000 और 16,000 लग गया। फिर वैसे ही किए कि इसका देखनी है कि इसमें से अगर 40,000 चल जाएगा तो कितना बचेगा? इतना। इसमें से अगर 16,000 चल जाएगा तो कितना बचना चाहिए? इतना। और फिर इन दोनों को हम ले आए यहाँ 2021 में। अब 2021 में स्टार्टिंग डेट जब हुआ तो उसमें देख रहे हैं कि हमारा मशीन 3,20,000 का बच रहा है और दूसरा मशीन जो था जो 1,60,000 का ला था वो 1,36,000 का बच रहा है। फिर हमें पता चला एज पर क्वेश्चन में आप देखेंगे पता चला कि हम 2021 में जून में ही यानी कि 6ठे महीने में हम मशीन 1 को बेच दे रहे हैं। ये जो 3,20,000 वाला वो बिक रहा है, तो हम देख रहे हैं कि भाई बेच तो रहे हैं लेकिन इस पर डिप्रिसिएशन अभी तक कितना लगा। तो हम चेक करें कि इसी साल यानी कि 2021 में तो 6 महीने ही यूज किए हैं, अब तो बेच रहे हैं, तो 20,000 लग गया। ठीक है, कैसे? 4 लाख का टोटल है, 6 महीना और 10%, 20,000। बेच रहे हैं 2,50,000 में और हमें घाटा कितना हो रहा है? 50,000 का। अभी इस चीज़ को इधर से समझ लीजिए, एक मिनट। जब आप टोटल डिप्रिसिएशन देखें, पहला ईयर में पूरे ईयर का लगाएं 40,000, दूसरे ईयर में भी पूरे ईयर का 40,000, तीसरे ईयर में 20,000 में बिक रहा है, 6 महीने का उस पर और डिप्रिसिएशन लग रहा है क्योंकि 6ठे महीने में ही बिक रहा है। तो क्या किए हम? 6 महीने का 20,000, तो ये सारे डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो टोटल वैल्यू अभी हमारा बच रहा है 3 लाख का। और बेचे कितना में है? 2.5 लाख में, क्वेश्चन में लिखा है। तो हमारा लॉस कितना का हुआ? 50,000 का। तो लॉस जब 50,000 का हुआ, हम देख रहे हैं कि मशीन 1 में पहले बार हम 40,000 का लगाएं, दूसरी बार हम 40,000 का लगाएं, तीसरी बार हम 6 महीना ही यूज किए तो 20,000 लगाएं। तो इन सारे अमाउंट्स को हम 4 लाख में से माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 3 लाख, जबकि बता रहा है कि 3 लाख तो आपका बचना चाहिए वैल्यू, अब 2.5 लाख में बेच दिए, यानी कि आपका जो लॉस हुआ वो 50,000। तो लॉस भी दिखा दिए। ये M1 का टोटल कैलकुलेशन है। ठीक हो गया, ये खत्म। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 1 जून, क्यों लिखा हूँ? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ M1 की कैलकुलेशन है। अब जब यहाँ पे ईयर शुरू हुआ था 2021, तो हमको यहाँ पे तो 2021 का अंत करना चाहिए, कर दिए हैं नीचे की, ये देखिए। लेकिन उससे पहले जो बिका है उसको हम बेच दिए। ठीक है, तो हम देखें कि सब कुछ घटाने के बाद 3 लाख कॉस्ट बच रहा था, उधर हम कैलकुलेशन किए नेक्स्ट पेज में। 2.5 लाख में वो बिका, 50,000 का हमारा लॉस है, 20,000 इस साल का डिप्रिशिएशन है, तो मतलब मशीन 1 सेटल हो चुका है। ठीक है, लॉस हम दिखा दें कि 50,000 का हो गया, मशीन 1 सेटल। 3,20,000 इधर भी है, 3,20,000 इधर भी काउंट कर लीजिए, 3,20,000 ही होगा। अब 9वें महीने के लास्ट में यानी सितंबर के लास्ट में 30 सितंबर को क्या किए हैं हम? यही 2021 में ही एक और मशीन खरीद लिए M3। तो भाई जब आप सितंबर में खरीदते उस पर डिप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, क्योंकि इधर आप दिसंबर का ही दिखाते हैं, इधर स्टार्टिंग इधर एंडिंग। तो जनवरी में शुरू हो रहा है, दिसंबर में खत्म हो रहा है अकाउंट। तो दिसंबर में जब खत्म हो रहा है तो एक तो M2 ये 1,36,000 वाला जिसका 1,60,000 प्राइस था उस पर 10% लगाइए, 16,000 पूरे साल का। और ये 3 महीना का खरीदें तो 3 महीने का लगाइए तो 1,500। अब इन दोनों का बैलेंस देखिए, 3 लाख कितना है? 1,36,000 में से 16,000 घटाइए 1,20,000, 60,000 में से 1,500 घटाइए 58,500। ये हो गया बैलेंस शीट। और ये अगले साल जाकर बन जाएगा बैलेंस BD। और मशीन 1 का पूरा कैलकुलेशन यहीं पे खत्म हो चुका है, वो बिक चुका है बेचारा, और लॉस हुआ, लॉस भी दिखा चुके हैं। आगे आइए, देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में अब देखिए जबरदस्त ट्विस्ट था कि अब 2022 शुरू होने वाला है। 2022 पे मशीन 1 तो बिक गया, मेरे पास क्या है? मशीन 2, मशीन 3, इतना कॉस्ट है। अब बोला था क्वेश्चन कि अब WDV मेथड अब आप यूज कीजिए, मतलब जो बैलेंस बचा है ना इस पे अब आप डिप्रिसिएशन लगाइए। पिछले में क्या कर रहे थे? 4 लाख पे लगा रहे थे, 1,60,000 पे लगा रहे थे, लगाते जा रहे थे 6 महीने 1 साल ऐसे। लेकिन अब बोला कि WDV अब जब भी लगेगा तो इसी पे लगेगा। तो WDV और 2022 तक का ही लगाना है।
कोई बात नहीं, 1,20,000 है, इस पे लगाइए आप 10%। ठीक, 1,20,000 है, वो कब 1/1/2022 को है, और डिप्रिसिएशन लगाना है इस पर, और 15% लगाना है। ये भी सुन लीजिए, WDV तो है प्लस 15% लगाना है। तो जब 15% लगाना है तो 15% 1,20,000 का आपका 18,000 इन साल का डिप्रिसिएशन, 58,500 का 15% कितना 8775। अब जब आप 1,20,000 में से 18,000 घटाएंगे तो 1,02,000, 58,500 में से इतना घटाएंगे तो ये बच जाएगा। अब यही जो है वो यहाँ पे बैलेंस BD बन जाएगा अगले साल का, और आपका क्वेश्चन यहीं पे होता है ख़त्म। देखिए कुछ इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था डिप्रिसिएशन का, बस इसमें इतना समझिए परचेज जब आप कर रहे हैं तो कितने दिन तक के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, परचेज किए यहाँ पे साल भर का डिप्रिसिएशन लगाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको हम 6 महीने पहले ही बेच रहे हैं। दिसंबर में यहाँ पे लिखते हैं, हम दिसंबर का डिप्रिसिएशन लगाते हैं। अगर जून में ही बेच रहे हैं तो यहाँ पे जून का डिप्रिसिएशन लगा देंगे जिस मशीन को हम बेच रहे हैं अभी, और फिर पीछे वाला जो होगा उसमें हम दिसंबर ये पूरे 12 महीने का लगा देंगे। खैर, अगला जो है वो बिल से, और जर्नल एंट्री सिर्फ एक ही के बुक में करना है, यानी कि जो ड्रॉवर है। तो ड्रॉवर क्या करता है, वो 2 बिल साइन किया है, एक 32,000 का, एक 50,000 का, और कितने कितने महीनों के लिए साइन किया है। एक को साइन किया है 2 महीने के लिए। तो जनवरी से अगर वो बिल साइन कर रहा है और सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, 2 बिल साइन किया है, बिल 1 बिल 2 और एक्सेप्टेड बाई विशाल, तो ये तो बिल्स रिसीवेबल दोनों तो हो गया इसका एसेट। अब किससे ये बनवाया है, ये विशाल से, विशाल एक्सेप्टर है। ठीक है, हम किसके बुक में हम ये सब कुछ मेंशन कर रहे हैं, ड्रॉवर के। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एक लिया है 2 महीने के, 2 महीने का बिल है। ठीक है, 32,000 वाला हम लिख दिए हैं कि जो फर्स्ट बिल है बिल 1 32,000 वाला, वो ड्यू कब होगा, मैच्योर कब होगा, आप ये सोचिए। 1 तारीख से स्टार्ट हुआ बिल है तो उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस भी मिलेगा। तो 2 महीना जोड़िए, जनवरी के बाद फरवरी और मार्च, तो 1 मार्च और 3 तो यानी कि 4 मार्च 2023 को पहला ड्यू होगा, और दूसरा जो है वो 3 महीने के लिए, तो वो 4 अप्रैल को ड्यू होगा। ये चीज़ हम डिटेल के लिए लिख दिए, इतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2, और 2 मिस्टर विशाल एक्सेप्ट किया है 2 बिल, ये और ये। और क्योंकि हम ड्रॉवर हैं, हम अपने बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम बिल्स रिसीवेबल दोनों को डेबिट कर दिए क्योंकि एसेट है, और क्रेडिट कर दिए विशाल को। फिर क्या हुआ देखिए, अब जब ड्यू डेट आया तब देखिए क्या होगा। बिल्स 1 का विशाल बोल दिया ना कि मैं नहीं दे सकता यार, मैं कैपेबल नहीं हूँ। ठीक है, तो जब अब ऐसा हो गया, वो कैंसिल करने को बोल दिया कि बिल 1 तुम कैंसिल कर दो। तो ठीक है, क्वेश्चन में ये सब पढ़िएगा आप, वहाँ पे दिखा है। तो बिल 1 हम कैंसिल कर देंगे, विशाल को फिर से हम डेटर बना दिए और बिल्स रिसीवेबल 1 को कैंसिल कर दिए। कम अमाउंट कितना था, 32,000। लेकिन अब भाई बार बार तुम बिल कैंसिल कर रहे हो, हम साइन कर रहे हैं, तो कुछ तो हमारा भी फायदा होना चाहिए। तो वो क्या बोला कि तुम भाई इंटरेस्ट के साथ ना नया बिल साइन कर दो, और कितने महीने का तुम इंटरेस्ट साइन करोगे, 15% तुम इंटरेस्ट लगाओ, और नेक्स्ट टाइम तक। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, 15% से इंटरेस्ट लगाया 32,800, और क्वेश्चन में लिखा है कि आप 2 महीने का इंटरेस्ट लगाइए। तो जो आपका 32,000 अमाउंट है, इस पर 2 महीने का इंटरेस्ट एट द रेट 15% लगाएंगे तो वो 800 आएगा। ठीक, अब 32,000 का बिल पहले से था, अब तो वो कैंसिल करवा दिया यहाँ पे कि कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही मैच्योरिटी आया बिल 1 का, बिल 2 तो खैर अप्रैल में आएगा, लेकिन मार्च में 4 तारीख को बोला कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम 32,000 वाला कैंसिल कर दो। तो कैंसिल हो गया, रिवर्स कर दिए, बिल्स रिसीवेबल हमारा चला गया तो क्रेडिट कर दिए, और विशाल फिर से हमारा डेटर बन गया। अब देखिए वो बोला कि ठीक है कैंसिल कर दो और इंटरेस्ट लगाओ 15% 2 महीने का नया बिल साइन करो। तो 32,000 तो पहले से था, और 15% 2 महीने का इसी पे लगा दिए, तो वो 800 और आया, तो कितना हो गया 32,800। तो बिल्स रिसीवेबल बिल 3 जो हम साइन किए वो कितने का, 32,800 का साइन किए। 2 इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ 800 का, और 2 विशाल जो डेटर बना वो 32,000 का। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब 25 तारीख को जो है वो बिल रिटायर्ड कर लेता है। रिटायर्ड मतलब मेरे पास वो बिल जमा किया और अब हमको पैसे लेने हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं पैसे ले रहा हूँ तो मुझको थोड़ा सा कम मिला, क्योंकि जब आप बिल रिटायर कर देते हैं टाइम से पहले, इसका मैच्योरिटी तो बाद में था, 2 महीने का फिर से मैच्योरिटी लिया था, तीसरे महीने का 2 महीने का और भी वो टाइम लिया था बेचारा, लेकिन वो पहले ही देखिए वो बिल हमें दे दिया उसका पेमेंट। तो हम बैंक पैसे ले लिए 49,500, लिखा है कि 500 आप डिस्काउंट लिए हैं। ठीक है, रिबेट मिला है, तो आपको टोटल कितना मिला, आपको मिला 49,500। उसमें आप डिस्काउंट दे दिए 500, क्योंकि बिल जो रिटायर किया गया पहले ही आपको मिल गया टाइम से, तो कुछ छूट देना पड़ा आपको, और टोटल बिल था वो था 50,000 का। अब आप कहेंगे कि हैं ये 50,000 यहाँ बिल्स रिसीवेबल 2 क्यों क्रेडिट किया। देखिए 50,000 अमाउंट बिल्स 2 का है, ये देखिए स्टार्टिंग में ही 2 बिल साइन किया था, 50,000 बिल 2 का है। अब जब
टाइम आया, इसका भी तो अप्रैल में ही टाइम था, ठीक है, लेकिन मार्च में ही वो टाइम से पहले ही अब विड्रॉ कर रहा है बिल 2 को, उसका अप्रैल में था, अब उससे पहले ही जब वो ड्रॉ कर रहा है, वो पेमेंट आपको दे रहा है, तो थोड़ा सा अभी नरमी दिल दिखा देते हैं, मतलब एज पर क्वेश्चन आपको जो है वो 500 आप डिस्काउंट में ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है। तो आपको 49,500 टोटल मिला, 50,000 का बिल था, 500 आप डिस्काउंट जो है वो अलाउ किए। आगे देखिए क्या बोलता है कि जब देखिए बिल तो वो भी था 32,800 वाला, 50,000 वाला तो हो गया ख़त्म, उसकी कहानी ख़त्म बिल 2 की। अब देखिए जो बिल 3 साइन हुआ था, याद कीजिए जब 32,000 वो नहीं दे पाया था तो 32,800 का साइन किया था, अब वो डिजॉनर हो गया, मतलब जब आप पेमेंट लेने गए उस बिल का, तो पेमेंट करने के लिए अमाउंट ही नहीं है, आदमी सामने वाला कैपेबल ही नहीं है, तो फिर वो आपका बिल कैंसिल हो गया। क्या हो गया, विशाल फिर से डेटर बन गया और बिल्स रिसीवेबल 3 भी कैंसिल हो गया, 32,800 32,800। लेकिन साथ में क्वेश्चन कहता है कि आपको 50% रिसीव हो गया, चलो भाई 32,800 में 50% तो हमको रिसीव हो गया, एज ए ड्रॉवर आपको सोचना है पूरे क्वेश्चन में, तो 50% रिसीव हो गया, तो 32,800 का 16,400 आपको बैंक टू विशाल, विशाल से आपको मिल गया, लेकिन बाकी जो है 16,400 आपका बैड डेट हो गया, बैड डेट से अकाउंट डेबिट टू विशाल, ठीक है, इतना ही था। इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किए थे वो 32,000 का बिल था, 2 महीने के लिए वो बोला कि इंटरेस्ट भी जोड़ दो, और 15% रेट चल रहा था, ठीक, 800। तो ये पूरा था आपका बिल्स रिसीवेबल वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यू डेट वाला है शायद, अब देखिए ड्यू डेट वाला में क्या है, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको अनयूजुअल दिखेगा कि ऐसे कैसे है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कितने टाइम के लिए कौन सा बिल को इशू किया गया, ठीक है। तो पहला बिल 9 अप्रैल वाला जो है वो 4 महीने के लिए है, तो अप्रैल से चल जाएगा आपका अगस्त, ठीक है, 4 महीना, और क्योंकि 9 अप्रैल को है तो 3 डेज ऑफ ग्रेस भी मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 12 दिन, तो 12/8/2022 ये हो गया इस पहले का ड्यू डेट। दूसरे का ड्यू डेट देखेंगे बिल को, जो 18 अप्रैल वाला है, तो 18 और 3 21 तारीख होगा, लेकिन 3 महीने के बाद होगा, यानी कि अप्रैल से 3 महीना जोड़ दीजिए, जुलाई आ जाएगा, तो 21/7, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट था, वो था 25 मई वाला 6 महीने के लिए, तो 25 और 3 28 और 6 महीने जोड़ दीजिए, 28 मई और 6 महीने, तो जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा 28 नवंबर 2022, ठीक। वैसे ही लास्ट था 5 जून वाला, जिसको 3 महीने के लिए दिया गया था, तो 5 जून और 8 जून, यानी कि मतलब जो 3 डेज ऑफ ग्रेस पहले ही जोड़ लेने, और उससे 3 महीने आगे जाइए, सितंबर आ जाएगा 8 सितंबर। अब इन सब चीज़ को हम लिख चुके हैं, यही वहाँ तक मत जाइए, सिर्फ यहाँ तक लिखिए कि ड्यू डेट हम लिख चुके हैं सबका, कि ड्यू डेट कब होगा, बगल में लिखा हुआ था कि इशुएंस इतना 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 है। इस क्वेश्चन में मज़ेदार क्वेश्चन है। अब हमको देखना है कि इनमें से बेस डेट कौन सा है, आपको कौन सा जो है वो पहले लग रहा है, जिस क्योंकि ड्यू डेट हम उसी को बेस डेट लेते हैं जो थोड़ा सा पहले आकर होता है, ताकि बाकी कैलकुलेशन में आसानी हो। सबसे पहले जो हो रहा है वो हो रहा है 21/7 वाला, ये 21 जुलाई वाला, तो 21 जुलाई वाले को हम बेस ले लेते हैं। देखिए नीचे हम लिख चुके हैं कि 21 जुलाई को हम बेस ले लिए हैं, और अब हम देखते हैं कि कितना दिन बच रहा है जब हम एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। तो जब बेस डेट आप 21/7 ले चुके हैं, ठीक, तो 21/7 से 12/8 कितना दिन हो जाएगा, तो ये तो जुलाई है, तो जुलाई में कितना 9 दिन, 9/12 कितना हो गया, जुलाई में 10 दिन हो गया। जुलाई में यहाँ से अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कितना हो गया 10 दिन हो जाएगा, 21 और 10 31 जुलाई, और 12 दिन उधर, तो 12 और 10 22 दिन, तो 22 दिन, और अमाउंट कितना है वो दिया हुआ है 3,000, तो 3,000 और 22 को गुना करें तो 66,000। वैसे ही दूसरे को देख रहे हैं, इसको तो बेस्ट डेट ही 0 ले चुके हैं, ये देखिए 21/7/22 से 21/7/22 जाना है, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी होगा नहीं, कोई दिन नहीं, सेम डे है तो 0 डे, अमाउंट 5500, दोनों को गुना करेंगे तो 0 प्रोडक्ट में, ठीक है। वैसे ही थर्ड वन देखिए, ये 28/11 को है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हुई है, अब 28/11 तक जाइए तो आपको 130 दिन लगेगा, और अमाउंट कितना है 3,000, 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,90,000। वैसे ही है 21/7/22 से 8/9 तक जाइए, 49 दिन लगेगा, 6,000, 2,94,000 टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आएगा 7,50,000, और जो अमाउंट है ये वाला, ये सारे अमाउंट्स वो आएंगे 17,500। अब इन दोनों को डिवीजन कर लेंगे तो 42.8 आएगा, यानी कि 43 डेज। तो 21/7/2022 में अगर आप 43 डेज ऐड करेंगे तो ये आएगा 2/9/2022, ये ड्यू डेट है आपका पेमेंट का, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन में मज़ेदार की बात है, वो बोला कि 2 बिल साइन किया गया है। अब 2 बिल किस पे साइन किया जाएगा? अमाउंट पे ही साइन किया जाएगा जो 17,500 है। तो 17,500 ये जो है, एक मिनट, इसमें बोला कि एक 10,000 का बिल है। जो 10,000 का जो बिल है उसको हम 4 महीने के बाद जो है उसका मैच्योरिटी आएगा, ये क्वेश्चन में था। टू बिल ड्यू इन 4 मंथ, 4 महीने के लिए एक्सेप्ट करेगा। तो ठीक है, एक साथ क्वेश्चन में लिखा है कि एक साथ से स्टार्टिंग पीरियड है, एग्री किया गया कि आज के बाद तुम 4 महीने तुमको और अलाउ है। तो एक साथ एग्रीड पीरियड है, तो एक साथ से जब आप बिल को आप साइन कर रहे हैं और 4 महीने के लिए, ठीक, प्लस 3 डेज ग्रेस, तो वो क्या आ जा रहा है? 4/11/2022 ये डेट आपका आ जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पेमेंट डेट कितना है, ये होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट चार्ज होनी चाहिए। तो कितना दिन बच रहा है भाई? 63 दिन। तो 63 दिन 365 डेज बेस में दिया हुआ है, 10% रेट भी दिया हुआ है, और 10,000 अमाउंट भी लिखा हुआ है कि जो 4 महीने के लिए आप दे रहे हैं फर्स्ट वाला वो 10,000 का है, और बाकी जो बच गया ये 10,000 वाला किस में से है? वो इसी का है, 17,500 अमाउंट का बोल रहा है। तो बाकी जो 7500 है वो बोला कि बाकी जो आपका 7500 है ये, उसको आपको क्या करना है? 6 महीने के लिए आप जो है वो इसको रखिए इन कंसिडरेशन 6 महीने तक। तो और डेट जो है वो 1 जुलाई गिवन है क्वेश्चन में, आप फिर से देख लीजिए, गिवन है क्वेश्चन में कि 1 जुलाई को ये सब कुछ हुआ है। ये सब कुछ हमें एडिशनल पढ़ रहे हैं, ऊपर वाला तो बन चुका है। तो हम एक साथ से देख रहे हैं और 6 महीने इसमें अलाउड है, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस क्योंकि बिल है। और हमारा जो एक्चुअल डेट है ड्यू वो कितना है? 2/9 को। तो 2/9 से यहाँ तक पहुँचने में कितना हो रहा है? 4 जनवरी 2023 आ गया, क्योंकि 1 जुलाई में जब आप ऐड करेंगे 6 महीने तो वो जनवरी आ जाएगा, और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो इतना दिन यानी कि टोटल 124 दिन हो जा रहा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में। 124 दिन हो गया, 365 दिन बेस है, 10% का रेट चल रहा है, और 7500 अमाउंट है। 17,500 मैंने 10,000, तो आपका अमाउंट आएगा 254.8, और पहले का जो अमाउंट आया था 173। अब कुछ नहीं करना था, इतना ही क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं क्वेश्चन टेंशन कहाँ दिया यहाँ पे कि आप स्टार्टिंग में समझ ही नहीं पाए कि हमको करना क्या। कुछ नहीं करना था, सिंपली आप एक बार एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर लीजिए, और नीचे लिखा हुआ है कि 1 जुलाई से स्टार्ट कीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन, उसको 4 महीने अलाउ कीजिए, और यहाँ से फिर काउंट कीजिए कि कितना दिन बच रहा है उसका इंटरेस्ट, फिर यहीं से मानकर फिर 6 महीने अलाउ कीजिए और उसका काउंट कीजिए। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था एवरेज ड्यू डेट का। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज अकाउंट करेंट। देखिए अब अकाउंट करेंट का क्वेश्चन था, ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि जनवरी 1 स्टार्टिंग डे थे, और ओपनिंग डे जो होता है उसमें हम फर्स्ट वाले डे को भी इंक्लूड करते हैं। तो बैलेंस बीडी दिया हुआ है हमारा इतना 3500, जनवरी 1 का है, और हमें बनाना कब है? 31 मार्च तक। तो टोटल जब आप काउंट करेंगे तो आपका 90 दिन आता है। ठीक है, अब आप कहेंगे फरवरी 28 डेज आता है, 28 डेज, लेकिन 31 दिन इधर भी तो आता है, और फिर मार्च का भी 31 दिन। ठीक, तो 90 डेज मल्टीप्लाई किए 315,000। 1 फरवरी को क्या हुआ है कि सेल हुआ है कूपर को, तो कूपर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेबिट हो रहा है सामने वाला, ये अकाउंट तो उसी का बनता है, तो डेबिट वो तो हो ही रहा है, तो 2 सेल्स कर दिए, तो इनडायरेक्टली वही डेबिट रह गया। 2 सेल्स 30,000 का अमाउंट है, 58 डेज लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी ड्यू डेट है। अब आप पढ़िए उस क्वेश्चन में, ड्यू डेट 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी से जब आप जाएंगे 31 मार्च तक, तो आपका टोटल डेज 58 लगेगा। तो 17 कितना है? 30,000 इंटू 58, तो कितना? 17,40,000 हो जाएगा। वैसे ही फिर से सेल हुआ है, क्या बोला? गुड सोल्ड टू कूपर, फिर से सामने वाले को सेल किया 27,500 का। टोटल यहाँ से 15 फरवरी से लेकर, क्वेश्चन में गिवन है कि 15 फरवरी को हुआ, 31 मार्च तक का जब आप जाते हैं तो आपको लगता है 44 दिन, और इनको मल्टीप्लाई कर देते तो प्रोडक्ट में आ जाता है 12,10,000। अब आइए क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या हुआ कि कैश रिसीव हो गया। अब हम कैश ले रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, सामने वाला क्रेडिट हो जा रहा है, हम डेबिट हो जा रहा है, तो सामने वाला क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में अब हम आ गए। क्या लिखे हैं? फरवरी 15 को कैश, मतलब आप लिख सकते हैं कि बाई कैश अकाउंट, तो कैश रिसीव हुआ कितना? 40,000। अब यहाँ से फरवरी 15 से आप जाइए मार्च 31 तक, 44 दिन लगेगा, 17,60,000। वैसे ही फिर से कैश रिसीव किए 7500, 39 दिन बचेगा यहाँ तक जाने में 20 फरवरी से, और 10 मार्च से भी जाने में 21 दिन बचेगा। और फिर से कैश हम रिसीव किए 6500 का, तो कब रिसीव किए? 25 मार्च को, तो 6 ही दिन बचा है, तो ये बचेगा। अब जब ये सब कुछ हो गया तो इधर ब्लू वाले पर मत देखिए, इतना ही मान लीजिए इतना हुआ है। ठीक है, तो जब आप ये पूरा को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपको पता है कितना? 32,65,000। ये सिर्फ ये आएगा 32,65,000, और ये 32,65,000 से कम। तो प्रोडक्ट को जब आप एक साथ ले जाएंगे तो उसमें बैलेंस कितना बच रहा है?
10,26,500 ये बैलेंस बच रहा है। तो 10,26,500 का हमारा अमाउंट बच रहा है। तो अब इसमें हम इंटरेस्ट निकाल दिए कि 10,26,500 पे 12%, 365 दिन में कितना आ रहा है, ये देखिए 10,26,500 का 12% 365 दिन में कितना आ रहा है, 337.4 ये हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। अब इंटरेस्ट आ रहा है तो हम इसको दिखा दिए अमाउंट कॉलम में, ठीक है, अमाउंट कॉलम में दिखाएंगे, ये देखिए अमाउंट कॉलम में दिखा दिए। अब इससे क्या होगा, हमारा अमाउंट कॉलम बढ़ जाएगा। अब अमाउंट कॉलम को भी हम जो है वो बैलेंस कर लेंगे। जैसे ही ये बढ़ा तो इसको बढ़ा उड़ाकर पूरा हम यहाँ पे दिखा दिए कि 60 कितना है, 61,337 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब यही हम यहाँ पे लिखें, और क्योंकि हम इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, इंटरेस्ट जो है इसको यहाँ पे दिखा दिए हैं, यानी कि यहाँ पे बैलेंस आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे बैलेंस CD हो गया 337.4। और ये बैलेंस कहाँ से आया, ये टोटल प्रोडक्ट और ये टोटल प्रोडक्ट, और दोनों का जो ये बैलेंस है इसको हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिए डे से डिवाइड करके और रेट लगाकर, और जो वो आया उसको हम यहाँ अमाउंट में दिखा दिए। अब ये अमाउंट बढ़ गया और यहाँ पे फिर उसको हम बैलेंस कर दिए। ये था अकाउंट का कॉन्सेप्ट। अब आइए पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप वाला में जो है वो क्वेश्चन सिंपल है, 5:3। पहले हम आपको दिखाते हैं क्या है। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो उसमें क्या था, बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी हार्ड नहीं था। जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काउंट करने गए, आपको पता था कि 1/5 के लिए R आया है, P और Q पहले से पार्टनर थे, R आया 1/5 के लिए, तो 1/5 के लिए आया। तो टोटल मान लिए हम कि 1 है, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 1 है। और 1/5 के लिए ये आया, तो ये हटा दिए। तो 4/5 के लिए बाकी लोग हैं, और बाकी लोग का लिखा हुआ कि 5:3 में है, यानी कि 5/8 3/8 है। तो 5/8 3/8 और रिमेनिंग 4/5 मल्टीप्लाई कर दिए तो 5/10 3/10, यानी कि इनका जो रेशियो भी आएगा गेनिंग रेशियो भी वो 5:3 ही रह जाएगा, ठीक है। और न्यू रेशियो जो है 5:3:2, क्योंकि ये भी आया है 1/5 के लिए, और न्यू रेशियो जिनका 5/10 3/10 और ये 1/5 आया है या 2/10 कहिए तो बात बराबर है। तो 5:3:2 बेस सेम कर दिए सबका, ठीक। इतना तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए क्या होता है। अब होता है कि सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था। देखो यार मुझको समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन 10 मार्क का है शायद, लेकिन ये कम से कम 15 मार्क्स का होना चाहिए था, ठीक। खैर कोई बात नहीं। पहला था कि प्लांट एंड मशीनरी 15% से, जैसे कि हम पढ़ते हैं और सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं सबसे ज़्यादा, वो 15% से डिप्रिशिएट हुआ। तो 15% डिप्रिशिएट लगा दी, 1,70,000 का 15% तो 25,500, ठीक। वैसे ही था कि लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ 40% से, तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम 1,52,000 कर दिए। कितना था पहले से लैंड एंड बिल्डिंग, 3,80,000 था। तो 3,80,000 का जब आप 40% करेंगे, कितना है, 3,80,000 का 40%, हाँ 1,52,000, मैं सोचा गलत बना, तो 1,52,000 आ गया, ठीक। अब था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट आपकी है 60,000 का आपके पास डेटर है, और 5% आप प्रोविजन क्रिएट किया, तो 5% क्रिएट कर दिए 3,000। वहीं सबसे लास्ट में लिखा था कि एक आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है आपका बिल्डिंग पर, तो उसको भी हम दिखा दिए 6,000। अब इस 6,000 को जब वो आउटस्टैंडिंग है तो इसको बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। कैसे, अगर वो ड्यू है तो उसको हम यहाँ पे भी देखिए, हर चीज़ हम एक ही साथ करते चलेंगे। उसको 6,000 हम यहाँ भी दिखा दिए, क्यों, क्योंकि वो लायबिलिटी था और बाहर था, अकाउंट के बाहर, ठीक। वैसे ही जो हम लैंड एंड बिल्डिंग था जो हम दिखाएं कि 3,80,000 से 40% बढ़ गया, तो जो 40% बढ़ा है उस अमाउंट को हम दिखा दें रिवैल्यूएशन में, और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग प्लस रिवैल्यूएशन का जो अमाउंट है उन दोनों को यहाँ पे दिखा दिए, ठीक। वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी में देखें, 1,70,000 का 15% से डिप्रिशिएट कर गया, तो 15% वाला अमाउंट गया रिवैल्यूएशन में, और ये नेट अमाउंट यानी कि प्लांट एंड मशीनरी में से 1,70,000 में से 15% घट के 1,44,500 आया बैलेंस शीट में, ठीक। तो हो गया। फर्नीचर के साथ कुछ भी नहीं हुआ है लफड़ा, तो फर्नीचर तो 10 कितना है, 1,94,80 वो सीधे डायरेक्ट आ गया। स्टॉक के साथ कोई दिक्कत नहीं है, वहीं बैलेंस शीट में लिखा हुआ था वो भी आ गया। डेटर में हम लोग जानते हैं कि 60,000 का डेटर था, अभी हम उसका कैलकुलेशन करके आ रहे हैं। उसमें हम देखें कि 5% हमारा प्रोविजन क्रिएटेड है, तो प्रोविजन को तो वहाँ दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे प्रोविजन को हटा दिए, और ये हो गया हमारा 57,000 का कैश, और इसकी हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। खैर अब उतना हो गया, रिवैल्यूएशन में आते हैं। रिवैल्यूएशन में प्रोविजन हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद हमारा जो है वो प्रॉफिट बचता है कितना, 1,17,500। तो इसको जो है हम 5:3 में बांट देते हैं। क्यों, क्योंकि ओल्ड पार्टनर से P और Q तो दोनों को बांटते हैं, तो इतना इतना आता है। अब देखिए जब आप पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है P का
4,10,000, क्यू का 3,30,000। अब आर तो अभी एडमिट हुआ है तो आर का थोड़े न पहले से दिया रहेगा, तो आर जो लाया है वो देख लीजिए बाई बैंक 2,72,000 यहाँ पे लिख दिया। आप ऊपर भी लिख सकते हैं यहाँ पे भी कि बाई बैंक आर, या फिर आर कैपिटल कुछ भी लिख कर आर को क्रेडिट कर दीजिए 2,72,000 से, क्योंकि इतना पैसा वो भी लाया है। ठीक, अब देखिए हुआ क्या, रिवैल्यूएशन पे जो ऊपर प्रॉफिट हुआ है हमारा, उस प्रॉफिट को हम यहाँ भी दिखा दिए। ठीक है, दोनों पी और क्यू में। फिर वहाँ पे पी एंड एल का भी कुछ प्रॉफिट है, उसको भी 5:3 रेशियो में हम पी एंड एल के प्रॉफिट को ले लिए, बैलेंस शीट में था। ठीक है, अब जब आया है आर तो वो लेकर आया है 32,000 रुपये, तो 32,000 को भी 5:3 में हम बांट दिए, दोनों ले लिए, खुश हो गए दोनों। अब जब 32,000 ये दोनों बांट लिए तो उसके अकाउंट से 32,000 चला गया होगा, तो पी के अकाउंट में गया 20,000, आर को डेबिट कर रहे हैं यानी कि आर कम हो रहा है, क्यू के अकाउंट में गया 12,000, बात खत्म। अब इतना ही सब कुछ हुआ है, नीचे नहीं जाइए, इतना ही। और इतने में क्या बोला कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना उसके अनुसार आप कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मतलब कि जो न्यू कैपिटल होगा वो बटेगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप सोचेंगे कि न्यू कैपिटल मतलब जो अभी तक हम कर चुके हैं ना कैपिटल पे, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ये बताना है कि कौन कितना पैसा और लाएगा और कितना ले जाएगा अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार उनका बैलेंस बांटा जाए तो। हम लोग सोचे कि यार सबका बैलेंस तो बच गया है, सीडी कर देते, लेकिन वो बोला कि नहीं, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार आपका बैलेंस कितना बच रहा है, तो 5:3:2 न्यू बन रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखते हैं कि फर्म में टोटल पैसा कितना होना चाहिए था, तभी तो उसके बाद पता चलेगा कि हिस्सेदारी कितनी की थी। तो फर्म में हमें तो पता था कि 1/5 के लिए वो अमाउंट लाया है 2,40,000 कैपिटल का अमाउंट, कौन आर, तो आर 2,40,000 लाया है 1/5 के लिए। तो अगर रिवर्स करें यानी कि 5/1 करें तो कितना हो जाएगा, 12 लाख, यानी टोटल फर्म का जो पैसा है वो 12 लाख होनी चाहिए। ठीक है, अब 12 लाख में हिस्सेदारी कौन कौन है, तो 12 लाख में पी भी है, क्यू भी है, आर भी है। अब उनका कितना बैलेंस बचा उससे कुछ मतलब नहीं, हम देखते हैं कि 12 लाख जब आ रहा है वैल्यू ऑफ फर्म, तो पी तो उसमें नया जो रेशियो बना उसमें 5:3:2 है, तो 5/10 है, तो यानी कि इसको 6 लाख इसका होना चाहिए। अब बैलेंस शीट में चेक कर लेंगे। वैसे ही क्यू का जो है वो 3/10 है, तो इसका 3,60,000 होना चाहिए 12 लाख का। और 12 लाख का जो है वो कितना 2/5 का ही, 1/5 का ही है, या 2/10 वो जो है वो आर है। तो इतने पैसे होने चाहिए, और अगर किसी का अगर ऊपर कम है तो और लाएगा, और किसी का अगर ऊपर ज़्यादा है और यहीं पे कम हो गया तो ये अपना बेचारा ले जाएगा। तो हम लोग जब ऊपर अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट आप बनाए ना उस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियरली दिखा दिया कि कैपिटल अकाउंट जब पी आप बना रहे थे तो 4,10,000 उसमें कुछ रिवैल्यूएशन का अमाउंट आया, फिर गुडविल का अमाउंट आया, P&L का अमाउंट आया, तो आपका आ रहा है 5,73,437। ये अमाउंट आपके कैपिटल में बैलेंस शीट ही है, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको ऊपर के अनुसार आपको 6 लाख होना चाहिए, यानी कि अब और लाएंगे पी भाई साहब और लाएंगे कितना 26,563। ठीक, क्यू भाई साहब का 3,30,000 स्टार्टिंग में था, इनको भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला, गुडविल का मिला, प्रॉफिट लॉस का मिला, तो इनको देख रहे हैं कि 4,28,063 रुपये इनके हो रहे हैं। लेकिन न्यू कैपिटल जो आया उसमें इनको कहा गया कि आपको 3,60,000 की ही रखने की ज़रूरत है, तो भाई साहब बाकी पैसा क्या करेंगे, 6873 वो ले जाएंगे माइनस, और 2,40,000 वाला बेचारा थोड़ा ना कुछ करेंगे, 2,40,000 लेके अभी किया था, इसका कोई ओल्ड रेशियो थोड़े था, ओल्ड में शेयरिंग था इसका नहीं, तो कंपेयर कैसे करेंगे कि इसका कितना हिस्सा अभी रहना चाहिए, तो जो 2,40,000 लाया भैया 2,40,000 इसका होगा। ठीक है, तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे तो जो न्यू उन लोग का जो शेयरिंग था कितना था, 6 लाख ए का था, तो 6 लाख में ए का दिखा दिए। ठीक है, अब इसको लाना कितना था, इसको 6 लाख नया इसका होना चाहिए था, इसका हो रहा था कम, तो इसको लाना कितना है 26,563। ये बैलेंस शीट ही की है हमें यहाँ पे, देखिए अब अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ क्लोज कर देते, इतना पे ये सब नहीं करते, और क्लोज करने के बाद बैलेंस शीट से 6 लाख घटा देते, पी का 6 मतलब मेजर कर देते, फिर इसका मेजर करते, बात खत्म हो जाती। तो 6 लाख इसका, और इसका कितना होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था 3 लाख एंड समथिंग, क्यू का 3,60,000 ही होना चाहिए था इसका। ठीक, तो जब इसका 3,60,000 ही होना चाहिए था, और बाकी जो है वो कितना 68,063, अब कहेंगे ये जो ज़्यादा था वो अपना घर ले जाएगा क्यू का अकाउंट, मतलब ये डेबिट कर दिए हम पार्टनर कैपिटल की, अब ये जो है वो अमाउंट इसी का है। नहीं समझे, देखिए यहाँ पे हम देखें ना कि इसका टोटल क्यू का अभी तक जितना हो रहा है वो रहा है 4 लाख समथिंग, लेकिन न्यू कैपिटल
को हम फाइंड किए कि टोटल कैपिटल कितना है फर्म का, फिर हम देख रहे हैं कि सबका हिस्सा कितना होना चाहिए नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार एज पर क्वेश्चन, तो होना चाहिए वो 3,60,000 ही, लेकिन देख रहे हैं कि इसका तो बहुत ज़्यादा है भाई, तो ये बेचारा क्या करेगा, ये अपना जो बैलेंस बच गया वो अपना बैलेंस लेकर घरे जाएगा, तो घर पे अपना लेकर इतना जा चुका है। ठीक, आज जब जा चुका है तो बाकी बैलेंस शीट क्या बचेगा, 3,60,000, उसका तो 240 बचेगा ये बेचारा का। अब इसका तो 6 लाख ही मतलब रहेगा, लेकिन इसको और लाना है, अभी इसके पास बचा हुआ बहुत कम था, 5 लाख समथिंग था, तो इसको लाना कितना है 26,563 और, तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि 26,563 ये अपन करंट अकाउंट से और लाएगा। अब आइए सीधा बैलेंस शीट में दौड़ते हैं, कुछ एडजस्टमेंट थी जो हम पहले देख चुके हैं। अब जो तीनों का जो नया कैपिटल बनना है, अब लाएगा पैसा नहीं लाएगा वो सब भी देखेंगे, लेकिन पहले जो तीनों का कैपिटल बन रहा था 12 लाख 5:3:2 में, वो 6 लाख 3,60,000 2,40,000 बन रहा था, 12 लाख कैपिटल। अब देखिए, अब हमें 6863 जो क्यू का है वो हमको पे करना था, का है कि उसको 360 ही यहाँ पे चाहिए, वो 4 लाख समथिंग उसका था, तो इतना हमको पे करना था। हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, तो इसको दिखा देंगे क्रेडिट साइड में। और ये बिल्डिंग वाला जो स्टार्टिंग मेरी वैल्यूएशन के टाइम पे भी दिखाए थे कि ये ड्यू है। ट्रेड क्रेडिटर बैलेंस शीट में गिवन है कि 54,800 का है, वो दिखा दिए। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी सब कुछ हो चुका है। स्टॉक डेटर का भी हो गया। कैश एट बैंक, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि कैश एट बैंक 3,14,060 क्यों लिखा, इसको आप अलग अलग भी करके लिखेंगे तो उतना ही हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, कैश एट बैंक में 42,060 ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में। कैपिटल अमाउंट लाया है कौन, आर क्या क्या लाया है, गुडविल का भी अमाउंट लाया था बेचारा, अपने कैपिटल भी, तो टोटल कितना लाया था 2,72,000, तो ये और ये ऐड कर दिए तो कितना हो गया आपका 3,14,060, 3,14,060 ये कैश। और पी का करेंट अकाउंट, ये पी भाई साहब अभी और लाएंगे, जो पी का था ना कि 6 लाख चाहिए और उसका कितना था, उसको लाना था 6 लाख, उसको बच कितना रहा था 5,73,000, यानी कि उसको और लाना था 26,563, तो उसको लाएगा ना, अभी नहीं ला रहा है तो हमारा एसेट है, तो अमाउंट ड्यू है, तो ये क्या हो गया हमारा एसेट हो गया, तो उसका भी 25,563 यहाँ पे दिखा दिए और बैलेंस शीट हमारा मैच कर गया। खैर अब हाँ, ट्रेडिंग पीएल वाला जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो ट्रेडिंग पीएल वाले क्वेश्चन में क्या था, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है, बैलेंस शीट था उसमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो हम ओपनिंग स्टॉक को लिख दिए पहले। जैसे ट्रेडिंग पीएल बनाना है तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही लिखेंगे, फिर परचेज का अमाउंट हम लिखेंगे 3,20,000। उसमें हम देख रहे हैं नीचे एडजस्टमेंट, जब आप देखिएगा उसमें पहले ही एडजस्टमेंट है कि परचेज जो अमाउंट है उसमें सेल्स रिटर्न 5150 रुपये का जुड़ा हुआ है, 5150 हटा दिए। दूसरा था कि जो सेल्स ऊपर गिवन है 4,30,600 का, उसमें 5150 का सेल्स रिटर्न तो है ही, परचेज रिटर्न भी 3,450 रुपये। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी 3,450 माइनस 5150, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है और सेल में भी दोनों इंक्लूडेड है, तो दोनों में से माइनस कर दिए 5150 3,450 और 5150 और 3,450, किस में से, परचेज में से भी सेल्स में भी। बोला कि परचेज वाला सेल्स में है और सेल्स वाला परचेज में है, भाई अगर इधर इसका आइटम इधर है तो इधर से भी हटेगा और उधर से भी जाकर हट जाएगा क्योंकि सेल्स रिटर्न है। और यहाँ पे जो 3,450 है वो इधर से तो भागेगा ही भागेगा, इधर भी आएगा तो परचेज में से भी घट जाएगा, तो दोनों में से दोनों घट चुके हैं। फिर लिखा हुआ है कि 7,000 का जो है वो कमल भाई साहब जो ओनर हैं वो भी ड्रॉ किए हैं, तो 7,000 का वो तो हो गया ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग भी परचेज से ही माइनस होता है। फ्री सैम्पलिंग हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट में है 1,650 का, तो वो भी दिखा दिए। अब सब कुछ करने के बाद हमारा परचेज का अमाउंट बचता है 30,27,50। फिर कैरेज इनवर्ड, क्यों, क्योंकि हम अभी ट्रेडिंग का ही बना रहे हैं, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको यहाँ पे दिखाएंगे, तो कैरेज इनवर्ड जो है वो 2,250 का है। वेजेज जो दिया हुआ है कि 24,330 का है, उसमें 900 का जो वेजेज है वो मशीन पे लग चुका है, तो भाई वो तो कैपिटल नेचर का हो गया, वो तो गया यहाँ से, मशीनरी में वो डेबिट होनी चाहिए, तो 900 यहाँ से माइनस कर दिए हम इसमें से, और 23,430 टोटल जो है वो वेजेज का अमाउंट बच गया। अब सब कुछ कर दिए। अब क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000 कहाँ से आया, देखिए अब ये आसान था, इतना मतलब हार्ड नहीं था। उसमें क्या था क्वेश्चन में कि जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है उसको आपको कैलकुलेट करना है। जो ओवरड्राफ्ट 1,60,000 बैलेंस गिवन है, ओवरड्राफ्ट 1,60,000 बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट में, इसका ये जो 1,60,000 वो 80% है क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक का अगर वो 80% तो 100% कितना होगा भाई, तो 100% निकाले तो हमें पता अरे यार क्लोजिंग स्टॉक तो 2 लाख होना चाहिए। फिर क्या उसमें ट्विस्ट ला दिया कि नहीं ये 2 लाख भी जो है ना वो फिर से ओवरड्राफ्ट ले जाइए, वो उसका भी 80% ही है। ये जो 2 लाख भी आया ये भी 80% ही है, तो इसको भी हम 100% पे फिर लें, 100/80 किए तो पता चला कि अच्छा तो क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000 का था। 2 बार फेरा डाला, एक बार बोला कि ओवरड्राफ्ट के अकॉर्डिंग आप फाइंड कीजिए कि जो वैल्यू है ओवरड्राफ्ट का 1,60,000 ऊपर गिवन वो 80% है क्लोजिंग स्टॉक का। तो हम देखें कि ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक भरना कितना चाहिए 100%, तो अगर 80 पे 1,60,000 है तो 100 पे 2 लाख,
फिर पता नहीं नहीं जी ये जो 2 लाख आ गया ना ये भी 80% ही था, तो ठीक है 80% ही था ना, तो लो 2 लाख का भी हम 100% कर देते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट आप देखेंगे तो ये चीज़ पता चलेगा। तो इसका भी हम कर दिए कि अगर 2 लाख अमाउंट 80% पे है तो 100% पे तो 2,50,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 2,50,000। ठीक, अब आइए इतना कुछ करने के बाद आपका हो जाता है अकाउंट क्लोज। कैसे, अब कुछ है ही नहीं तो करोगे क्या ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग के हम अकाउंट क्लोज किए 6,72,000 और आपका जो अमाउंट बचा 279,070 वो बच गया ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम यहाँ पे आगे ले गए किसमें, पीएल में। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बाई ग्रॉस प्रॉफिट। फिर बैड डेट्स रिकवर्ड ऊपर ही बैलेंस शीट में गिवन है, एक ही एक ऐसा आइटम है क्रेडिट साइड में जो बैड डेट्स रिकवर्ड वो 900 वो गिवन है। सैलरीज 45,100 क्लियरली गिवन है, उसमें आप देख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रेंट भी 8600 आराम से गिवन है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो देखिए इसमें थोड़ा सा लोचा है, क्या है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 6700 गिवन है और लास्ट में फ्री सैंपल दिया गया। देखिए फ्री सैंपलिंग भी हम करते हैं, एडवर्टीजमेंट का ही वो पार्ट है, तो फ्री सैंपल का 1650 भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हर आइटम का 2 एंट्री होता है, एक तो पहले हो चुका था और अब यहाँ तो 1650 जो है, जैसे फ्री सैंपल के यहाँ पे आप किए थे ना, फ्री सैंपल 1650 गलती से परचेज में था, लेकिन एक्चुअली में था कि इसका एडवर्टीजमेंट का ही पार्ट है, तो एडवर्टीजमेंट में भी ऐड कर दिए 1650। तो टोटल कितना हो गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 8350। अब देखिए उसके बाद हाँ प्रिंटिंग, ऊपर ही देखेंगे तो आपको प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस दिखेंगे। 2500 का की प्रिंटिंग था, बेड डेट्स 2200 का हुआ है, कैरेज आउटवर्ड हुआ है। अब प्रोविजन फॉर बेड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और दोनों का एक ओल्ड प्रोविजन भी दिया हुआ है। मतलब समझिए जब दो प्रोविजन होते हैं तो हमें पता है कि हम कुछ नहीं करते हैं, न्यू वाला जो प्रोविजन है उससे हम ओल्ड प्रोविजन माइनस कर लेते हैं। यहाँ हम नया प्रोविजन बना रहे हैं, भाई हमारा इतना घाटा होगा, पुराना जो है वो अच्छा नहीं था। तो भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब आप देखेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक ओल्ड था, ओल्ड कितना था 6400, नया जो आप क्रिएट करेंगे डेटर पे वो 2,40,000 पे क्रिएट करेंगे। 5% गिवन है कि प्रोविजन जो है आपको 5% क्रिएट करना है डेटर पे 2,40,000, तो कितना है 12,000, और ऑलरेडी प्रोविजन डेटर पे दिया हुआ था डाउटफुल 6400, यानी कि टोटल हमारा 5600 डाउटफुल डेट आया। वैसे ही था डिस्काउंट ऑन डेटर की, डिस्काउंट भी एक ओल्ड दिया हुआ है 2750, और अभी आपको डिस्काउंट फाइंड करना है 2.5%, तो 2,40,000 तो है और इस पर 5% न्यू वाला 12,000 आ चुका है आपका डाउटफुल डेट। तो डाउटफुल डेट के बाद ही हम कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर, तो 12,000 जैसे ही माइनस किए 2,40,000 में से 12,000, तो आपका जितना बचेगा 2,28,000 उस पर 2.5% आप डाउटफुल डेट लगाइए और डिस्काउंट ऑन डेटर लगे तो 2700, और ऑलरेडी बैलेंस शीट में ऊपर गिवन है 2750, और आर कितना रहे यहाँ 5700, दोनों को माइनस करेंगे तो 2950 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2 दिया हुआ है, तो एक ओल्ड वाला को माइनस कर देंगे न्यू वाला में से, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी 2 है, तो दोनों में से एक को न्यू में से ओल्ड को माइनस कर लेंगे। ठीक है, और दोनों का बैलेंस ये बच गया। और समझने वाली बात कि जब आप डिस्काउंट ऑन डेटर निकालेंगे तो लास्ट स्टेज होता है, तो यहाँ पे पहले आप डाउटफुल डेट न्यू वाला 5% माइनस कर लीजिएगा 2,40,000 डेटर में से, और 2,28,000 पे डिस्काउंट ऑन डेटर न्यू निकालिएगा, और ओल्ड 2750 तो गिवन ही है। वैसे ही था कि डिप्रिशिएशन, कि प्लांट एंड मशीनरी पे 15% का डिप्रिशिएशन लगा है, तो डिप्रिशिएशन तो दिखा देंगे 50% 6,000। अब इसी डिप्रिशिएशन को हटाकर प्लांट एंड मशीनरी को हम बैलेंस शीट में दिखाएं, मतलब जो बैलेंस शीट है हमारा वो कितना था, प्लांट एंड मशीनरी 39,100 का था, साफ लिखा है। फिर ये भी लिखा था कि 900 जो वेजेज आप पे किए थे, ये देखिए दिखा देते हैं एक बार फिर से, किधर ये उसमें से 900 आप माइनस किए थे, क्यों, क्योंकि ये मशीनरी का था। ठीक है, एक कैपिटल नेचर का था, तो अब तो मशीनरी में जाके ऐड हो गया होगा। ये हो गया, हाँ, तो वो क्या हो गया, वो मशीनरी में आके 900 ऐड हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 39,100 पहले से था प्लांट एंड मशीनरी, और 900 ऐड हो गया तो ये हो गया 40,000। अब इस पर जब आप लगाएंगे इंटरेस्ट बोल रहा है, डेप्रिसिएशन 15%, तो ये कितना हो जाएगा 6,000, और 6,000 माइनस कर दीजिए तो आ गया आपका 34,000 हो गया प्लांट एंड मशीनरी। वैसे ही फर्नीचर एंड फिटिंग का था 20,500 पहले से ऊपर बैलेंस शीट में गिवन है, 10% डेप्रिसिएशन लगाएं तो इतना का बच गया। और क्लोजिंग स्टॉक जो 2,50,000 हमारा आया है ट्रेडिंग एंड पीएल में, तो वो तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा ना भाई, डबल एंट्री, तो वहाँ से यहाँ पे भी आ चुका है। और देखिए ये प्रोविजन हो गया, डेप्रिसिएशन सब कुछ कैलकुलेट करिए, और एक एक्सपेंस था ऑफिस एक्सपेंस 20,320 वो भी हो गया।
फर्नीचर एंड फिटिंग का डिप्रिसिएशन लगा दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी लगा दिए। अब ये सब गिवन है। यहाँ से जो बैलेंस आया नेट प्रॉफिट बोलिए वो आया 167,600। तो 167 किस में जाएगा, कैपिटल में जाएगा बैलेंस शीट के। आइए बैलेंस शीट में देखते हैं। तो बैलेंस शीट का कैपिटल में 1,30,000 तो ऑलरेडी है वो गिवन, ठीक। 1,30,000 प्लस नेट प्रॉफिट हमारा 167,600। ड्रॉइंग जो 23,000 का हुआ है, आप कहेंगे 23,000 का, 16,000 का ऑलरेडी गिवन है बैलेंस शीट में, ठीक है। और 7,000 का जो नया जो नीचे आप पढ़े थे, क्या था जो आप पढ़े थे कि गुड्स विदड्रॉन सेकेंड पॉइंट कमल वाला, तो वो ड्रॉइंग ये दोनों मिलकर 23,000 और माइनस कर दिए हम, कैपिटल में से माइनस होता है 274,600 ये आ गया, ठीक है। ये कैपिटल का अमाउंट। वहीं हम देख रहे हैं बैलेंस शीट में है कि बैंक ओवरड्राफ्ट 1,60,000 का, ठीक है। क्रेडिटर 95,000 का था, ये भी। सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग था 4,900 का, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग होता है तो वो ट्रेडिंग पीएल में तो जाएगा नहीं, वो बैलेंस शीट में जाएगा, तो वो दिखा दिए। अब डेटर जो 2,40,000 का, हम लोग जानते हैं कि न्यू जो प्रोविजन आया था 12,000 उसको घटा दिए। ये क्या था, ये डाउटफुल डेट का था। और न्यू प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर जो आया वो कितना आया था 5700, तो उसको भी हमने डिस्काउंट कर लिया किसमें से, डेटर में से। तो कितना बच गया डेटर 222,300। अब देखिए रेंट जो था वो एडवांस मिला था, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि रेंट जो है वो एडवांस है कितना से 600 से, तो इधर दिखा दिए। कैश इन हैंड ऊपर गिवन है, कैश एट बैंक ये भी गिवन है, तो इससे क्या हो गया हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस चीज़ का है। नेक्स्ट हाँ, ये आप आ गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले आप नीचे चलिए, सबसे पहले आप नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू का बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू है, वो बोल दिया कि 31/12/2022 को 2,80,000 का बिल्डिंग है। क्या है, लास्ट टाइम यानी कि एंडिंग ईयर क्लोजिंग ईयर यही है, तो 2,80,000 का आपके पास बिल्डिंग है। और ड्यूरिंग द ईयर जब आप पढ़ेंगे इस पूरा बैलेंस शीट में तो देखेंगे कि एडिशन किया है बिल्डिंग में, यानी कि बिल्डिंग में यह और खरीदा था तब जाके 2,80,000 आया। 2,80,000 तो लास्ट में लिख दिया, देखिए 31/12 पे 2,80,000 है, लेकिन और एडिशन किया है कितने का, 1,00,000 का, यानी कि पहले से वो 1,80,000 ही था। अभी जो 2,80,000 दिख रहा है ना, उसमें मान लीजिए आपको बोल दिया कि अभी आपके पास 2,80,000 का सामान है, लेकिन पहले आप 1,00,000 उसमें ऐड किए हैं तब ये 2,80,000 हुआ है। तो आप सोचेंगे कि तो स्टार्टिंग में कितना होगा, तो 1,80,000 ही होगा, तभी तो बीच में आप 1,00,000 ऐड किए तो भी 2,80,000 हुआ। तो स्टार्टिंग में 1,80,000 था। अब आप बोले कि आप ये क्यों कैलकुलेट करें, तो भाई यहाँ पे बैलेंस शीट भी क्वेश्चन में पूछा है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग वाला ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, समझ गए। देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट जहाँ हम बनाए, ओपनिंग बैलेंस शीट उसमें से हम बिल्डिंग दिखा दिए, स्टार्टिंग में 1,80,000 का ही है और बीच में 1,00,000 बैलेंस शीट में गिवन है कि खरीदा है, और इसलिए एडजस्टमेंट में दिख रहा है कि वो 2,80,000 का है, लेकिन एक्चुअली में स्टार्टिंग में वो 1,80,000 का था। बीच में ऊपर लिख दिया बैलेंस शीट में कि आप और खरीदे हैं कितने का, आप खरीदे हैं 1,00,000 का, और लास्ट में 2,80,000 वो हुआ है, तो 1,80,000 का ही ये एक्चुअली में था, ठीक है। ये एडजस्टमेंट हो गया, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए वैसे ही बिल्डिंग के बाद इक्विपमेंट का ही बात किया कि इक्विपमेंट जो अभी है ना, अब भी करेंटली वो 1,02,000 का है, लेकिन बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि और ये ऐड किया है तब ये 1,02,000 बना है। और कितना ऐड किया है 34,000, यानी कि स्टार्टिंग में कितना रखा होगा, इसको घटा दीजिए 68,000। तो ये बिल्डिंग भी जो है हमारा स्टार्टिंग में कितना रहा होगा 68,000। तो आइए बिल्डिंग को भी हम दिखा देते हैं 68,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में। इक्विपमेंट को, सॉरी बिल्डिंग का इक्विपमेंट को, ये भी हो गया 68,000, ठीक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है कि बिल्डिंग फंड मिला है 1,60,000। कब मिला है, 1 जनवरी 2022 को, यानी कि ओपनिंग में ही मिल गया, करंट ईयर के ओपनिंग में, यानी कि ये पहले भी था अभी भी है। कितना का 1,60,000 का। और क्योंकि ये बिल्डिंग फंड है तो ये तो स्पेशल फंड है, और स्पेशल फंड जो है वो कैपिटलाइज होता है, और कैपिटलाइज होगा तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। इससे अब आप घबराइए नहीं, 1/1/2022 यानी कि 2022 में भी है ये बिल्डिंग फंड, और बिल्डिंग फंड पहले भी था तभी तो अभी ओपनिंग है, तो ये दोनों में जाएगा 1,60,000 1,60,000। इसको भी दिखाते हैं बिल्डिंग फंड लायबिलिटी साइड। बिल्डिंग फंड 1,60,000 यहाँ वाला, ठीक है, ओपनिंग। और क्योंकि लिख दिया है कि ओपनिंग में है 1,60,000, और वही 1,60,000 यहाँ पे भी बिल्डिंग फंड
इसके पिछले साल वाले में भी होगा, क्योंकि ये क्लोजिंग में होगा तभी तो उस साल का ओपनिंग हुआ। ठीक है, तो ये भी जो है वो है बिल्डिंग फंड। अब नेक्स्ट सिर्फ एडजस्टमेंट देखते जाइए, आराम से बन जाएगा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर लिखा है कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर है, करेंट ईयर का एरियर है कितना है 13,000। तो भाई जब करेंट ईयर का एरियर है, आउटस्टैंडिंग है, कब का लिखा है 2021 का है, सॉरी करेंट ईयर बोल रहा हूँ 2021 का है, ये रिवर्स लिखा था। तो 2021 का अगर वो एरियर है 13,000 तो ये प्रीवियस ईयर में ये 13,000 चला जाना चाहिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो 13,000 आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हाँ सब्सक्रिप्शन जो है वो 13,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेगा। ठीक, ये भी हो गया, आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। खैर वो हो गया। रिसीव्ड इन 2022 10,200 ऊपर क्वेश्चन में आप देखिए, जब आप क्वेश्चन में जाएंगे तो देखेंगे कि टू सब्सक्रिप्शन करके जो अमाउंट है उसमें लिखा हुआ है कि 2021 में 10,200 रिसीव हुआ है। ड्यू कितना था 13,000, 10,200 रिसीव, यानी कि अभी भी कितना है 2800 हमको करंट ईयर में भी नहीं मिला है। पिछला साल 13,000 था, फिर 10,200 पिछला साल में एडजस्ट हुआ, लेकिन 2800 अभी भी बचा हुआ है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 2800। अब इसको भी दिखा देते हैं, ये देखिए करंट ईयर में भी कितना है ड्यू 2800, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 13,000 था, उसमें 10,200 हम देख रहे हैं बैलेंस शीट में कि मिल गया है, और 2800 अभी भी करंट ईयर में भी ये लगा हुआ है। ओके, सारे एडजस्टमेंट को ही पहले करेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। खैर अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में था लास्ट वाला, देखिए कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की है गवर्नमेंट, ठीक, और कितना 8% से। इन्वेस्टमेंट का आप ऊपर अमाउंट देख लीजिए कितना है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है आपका 40,000। तो इन्वेस्टमेंट किया है 40,000, बोला है कि जुलाई में किया है और ईयर एंड तो दिसंबर में हो रहा है, यानी कि 6 महीने का इसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए इसको 1,600 मिलना चाहिए, 1,600। 40,000 का भाई इन्वेस्टमेंट किया है, ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस शीट में कि 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक, अभी देख लेते हैं। प्लस इसमें इंटरेस्ट जो लग रहा है 8%, 6 महीने का 8% गिवन है उसमें, और 6 महीने का भी गिवन है क्योंकि जुलाई में जो है वो इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया था। तो कितना आएगा 1,600। तो बैलेंस शीट में कौन कौन जाएगा, 40,000 इन्वेस्टमेंट तो जाएगा ही जाएगा, 1,600 क्रूड इंटरेस्ट क्योंकि रिसीव नहीं हुआ है और इंटरेस्ट बन चुका है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाएगा। तब इसकी भी एंट्री हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो 1,600 इंटरेस्ट जो बना है वो इनकम एक्सपेंडिचर में भी है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस अक्रूड इंटरेस्ट में भी जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट में भी 1,600 क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि टाइम लगेगा 1 साल तभी तो वो अक्रू होगा, और स्टार्टिंग अगर 2022 में हुआ है तो 2022 के अंत में ही ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो 2022 के अंत वाले में 1,600 अक्रूड इंटरेस्ट, और जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो भी 40,000। इन्वेस्टमेंट बीच में परचेज किया गया तो बीच में ही होगा, 2021 में तो ये था ही नहीं। ठीक, तो 40,000 उसमें तो जाएगा नहीं। अब मुझे लगता है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, एडजस्टमेंट पूरा हो गया। अब आप सीधा आइए क्वेश्चन में, अब आइए सीधा क्वेश्चन में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उठाइए और देखिए सबसे पहले डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कैश है, बैंक है, सब तो एसेट्स की चीज़ें होंगी। नीचे होगी गवर्नमेंट ग्रांट है, तो ग्रांट बिल्डिंग के लिए दिया गया है, हमको उससे लेना देना बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ है। क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड है, ठीक है, पेमेंट साइड है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड देखिए सारे एक्सपेंसेज होंगे। पहला है सैलरी, सैलरी बोल रहा है कि 62,400 है, जिसमें 14,400 प्रीवियस ईयर का है। तो 14,400 प्रीवियस ईयर का है, और 48,000 करंट ईयर का एक्सपेंस है। तो 48,000 दिखा दिया, और प्रीवियस ईयर का 14,400 है। आइए प्रीवियस ईयर में दिखा देते हैं इसको, 14,400 ओपनिंग बैलेंस शीट जो बना है उसमें 14,400 प्रीवियस ईयर का है। हो गया, और अब दूसरा क्या था, दूसरा है सैलरी के बाद हॉस्पिटल इक्विपमेंट है, तो एसेट हो गया। तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट कहाँ जाएगा आपका बैलेंस शीट में, हॉस्पिटल इक्विपमेंट कहाँ गया, हॉस्पिटल इक्विपमेंट बैलेंस शीट में कितना है 68,000, कितना है 34,000, यहाँ पे गलती से 68,000 दिख गया। ओपनिंग 68,000 एडिशनल, ओहो ओपनिंग जो है नीचे देखिए, नीचे गिवन है यहाँ पे कि 68,000 का है। ठीक, और बाद में एडिशन किए हैं 34,000 का, सॉरी गलती हो गया था, यहाँ पे जो है वो 68,000 गिवन है क्वेश्चन में कि आपका जब ओपनिंग 68,000 है, अब एडिशनल आप 34,000 ड्यूरिंग द ईयर आप खरीदे हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1,02,000। ओके, आगे पहले टोटल एक्सपेंसेस ही देख लेते हैं। क्या था डाइट एक्सपेंसेस, तो डाइट एक्सपेंसेस 31,200 वो दिखा दी, 48,000 का सैलरी है, और ये जो उसमें 14,400 प्रीवियस ईयर का है। आगे देखिए रेंट रेट एंड टैक्सेज है
सब क्रेडिट साइड में देखिए, पेमेंट साइड में तो वो 600 बोला कि 2023 का है, यानी कि ये बाद का है। रेंट रिटर्न टैक्सेज एडवांस है, तो एडवांस है तो उसको माइनस कर लिए और वो बैलेंस शीट में दिख जाएगा करंट ईयर के। तो 3400 नेट बच गया रेंट रिटर्न टैक्सेज इस साल का। इनकम एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर है उसका हम दिखा दिए 4800, प्रिंटिंग स्टेशनरी 4800 है ये दिखा दिए, टिक कर लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस 4000 है वो दिखा दिया। अब इधर आइए, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आप देखिए 49,000 है, तो सिर्फ इसी को उठाइए और जो बाकी है फ्यूचर वाला मतलब 2023 वाला उसको आप दिखाइएगा बैलेंस शीट में। कहाँ पे उसको आप दिखाइएगा, एडवांस है तो वो जाएगा क्लोजिंग ईयर में, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर वाला है 10,000 उसमें 10,200 उसमें नीचे लिखा हुआ था कि 13,000 समथिंग जो है वो एक्रीव कर रहा था, 2,200 रिसीव किया, तो उसका करेंटली 2800 वाला जो एडजस्टमेंट है ऑलरेडी बैलेंस शीट में हम दिखा चुके हैं। अब देखिए गवर्नमेंट ग्रांट फॉर मेंटेनेंस, अब गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है मेंटेनेंस के लिए कितना 40,000, तो उसको दिखा दी। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट बिल्डिंग के लिए दी तो क्यों नहीं दिखा। बिल्डिंग के लिए जब कोई ग्रांट मिलता है ना तो वो बन जाता है आपका लाइबिलिटी, ठीक है। तो उसको लाइबिलिटी साइड दिखाए होंगे हम 1,60,000 अभी दिखा देते हैं। 1,60,000 बिल्डिंग फंड 1,60,000 ये देखिए, ठीक। गवर्नमेंट ग्रांट और 1,60,000 ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है, तो और ये यानी कि एक नीचे एडजस्टमेंट भी 1,60,000 और एक ओपनिंग वाला 1,60,000, 3,20,000 ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए इतना कुछ करने के बाद में पता चलता है कि कुछ फीस सैलरी से मिला है 9600, पेशेंट से वो हो गया, डोनेशन से मिला है 16,000, सूद से मिला है 12,000 वो भी हो गया, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट वो भी होगा। सब कुछ करने के बाद हमें सरप्लस मिल रहा है 32,000। तो ये जो सरप्लस 32,000 मिला उस सरप्लस को आप कहाँ लाएंगे, करंट में जो आप लाएंगे 32,000 ला दिए सरप्लस। अब देखिए जब ओपनिंग बैलेंस शीट हम बना रहे थे, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ये सब कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं और बिल्डिंग फंड भी हम डिस्कस किए कि हाँ 1,60,000 ओपनिंग का गिवन है ऊपर कि 1,60,000, नीचे देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट के ऊपर कि बिल्डिंग फंड एज ऑन 1/1/2022 यानी कि 2022 में भी और 2021 में भी 1,60,000, तो ठीक है। तो 1,60,000 दिखा दी हम, और स्पेशल फंड है तो एलिजिबिलिटी होता है हमारे लिए, वो हो गया। अब सब कुछ करने के बाद, और ये तो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड बैलेंस शीट के स्टार्टिंग में दिया हुआ है ओपनिंग के लिए, ठीक है। तो वो दोनों हो गए। हमारा आ रहा है 98,600 कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड 98,600 जो आ रहा है उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे कि 98,600 हमारा कैपिटल फंड प्लस बैलेंसिंग फिगर से आया कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट से, सरप्लस हमारा आया हम इनकम एक्सपेंडिचर जो बनाए, बिल्डिंग फंड हमारा ओपनिंग गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट में भी गिवन है तो दोनों को जोड़ दिए। सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड 4,800 क्वेश्चन में गिवन है, एडवांस में है, ठीक। तो एडवांस में तो लायबिलिटी हो गया मेरे लिए, 4,800 क्लियरली गिवन है, 2023 के लिए है वो। बिल्डिंग का हम देख चुके हैं कि बिल्डिंग था, फिर ड्यूरिंग द ईयर मतलब करंट में 2,80,000 का बिल्डिंग था, क्लियरली वहाँ पे गिवन था, ठीक है। हॉस्पिटल का भी 1,02,000 है, क्लियरली गिवन है। फर्नीचर 12,000 का है। अब इसमें देखिए इक्विपमेंट 18,000 का, 68,000 का ओपनिंग है, ठीक। और 34,000 ड्यूरिंग द ईयर एडिशन में आया था, वो 1,02,000 टोटल बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक। तो एडिशन, और यहाँ पे ये एडिशन नहीं भी दिखाएंगे तो ये 1,02,000 काम कर जाएगा। ये एडिशन कब आपको दिखाने की जरूरत थी, जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट जब बना रहे थे ना, उसमें कि हॉस्पिटल ओपनिंग में जो था वो कितने का था, तो इसमें से इतना घटा देंगे, उतने का हो गया ओपनिंग में। फर्नीचर का क्लोजिंग का 12,000 का है, इतना ध्यान रखिएगा जो बैलेंस शीट है दिया हुआ वो क्लोजिंग का दिया हुआ है तो उसका आइटम इसमें आ गया। इन्वेस्टमेंट 40,000 का इसमें आ गया। एक सब्सक्रिप्शन रिसीव अभी भी ड्यू है, मतलब रिसीव नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि पास्ट ईयर में अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिसीव हुआ 10,200 लेकिन अक्रीव कितना का हुआ था 13,000 का, तो 2800 अभी भी बचा हुआ है करंट ईयर में भी, वो भी आ गया। इंटरेस्ट अक्रूड ये 40,000 वाला पे 1,600 पीछे हम कैलकुलेट किए थे। रेंट एडवांस पीछे हम देखें कि रेंट रेट एंड टैक्सेस में 600 एडवांस था तो उस 600 को हम दिखा चुके हैं यहाँ पे। और क्लोजिंग कैश एट बैंक लास्ट में है वो दिखा दिए, और कैश इन हैंड भी दिखा दिए, तो दोनों से बैलेंस शीट हमारा मैच हो गया है। थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, क्या करूँ यार, इतना टाइम नहीं है। खैर 6 का ए देखिए, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे। उसमें था 6 का ए में कि आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बना रहे हैं। उसमें क्या है कि एक जो 30,000 जिसके पास शेयर है वो आपको अलॉटमेंट के टाइम पे ही सारा पैसे दे देता है, तो उसका आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके दिखना है। उससे पहले देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है ये लाख में है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए कि अमाउंट इन लैक्स, और जो 15 लाख है उसको सिर्फ 15 मार्क के चल रहे हैं। तो बैंक जब एप्लीकेशन मनी रिसीव किया तो 15 इंटू @20 यानी कि 30 यानी कि 300 कर दिए, 15 इंटू 20 300, और वही सेम हम कैपिटल में भी भेज दिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट जो रिसीव हुआ था वो इक्विटी शेयर कैपिटल में जा चुका है। फिर हमें अलॉटमेंट किए, तो अलॉटमेंट करना है @30 30 से करना है, और 15 टोटल है मेरे पास। लाख को हम अमाउंट में कन्वर्ट किए हैं सिंपल।
तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम कॉल किए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना कि भाई 15 लाख है, यानी कि 15 इंटू 30, तो मुझको 450 दो। तो पता क्या चला कि 30,000 वाला जो थे भाई साहब वो पूरा दे दिए, 30,000 एट द रेट कितना दिए होंगे इस पे अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे पूरा दे दिए हैं एट द रेट 30 करके, 30,000 था और एट द रेट 30 करके दे चुके हैं, ठीक, यानी कि 9। और दूसरा जो कॉल फाइनल कॉल का था एट द रेट 20, यानी कि 30,000 अगर इनके पास शेयर है तो ये इसका भी दे दिए, अलॉटमेंट का भी दे दिए, फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल भी दे दिए। तो अलॉटमेंट का तो मांगा जा रहा था तो दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल का भी दे दिए। 30,000 शेयर है और फर्स्ट कॉल है एट द रेट 30 और सेकेंड कॉल एट द रेट 20, यानी कि एक का आप करें तो 30,000 टोटल इनके पास शेयर था तो एट द रेट 30, फर्स्ट कॉल वाला भी दे दिए एबव 9 लाख रुपए, और 30,000 एट द रेट 20 6 लाख वो भी एबव दे दिए। कब दे दिए? अलॉटमेंट के टाइम पे ही। तो ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे आप दे दिए ना, तो कितना आप दिए? आप 15 लाख ज़्यादा दिए हैं, 6 लाख और 9 लाख। 30,000 एट द रेट 30 और 30,000 एट द रेट 20। ये 30-20 कहाँ से है? 30 है 1 नवंबर वाला फर्स्ट कॉल का अमाउंट, और जो 60 आ रहा है आपका वो आ रहा है 20 पर शेयर जो अमाउंट था फाइनल कॉल का वो। तो टोटल आ रहा है 15 लाख। तो 15 लाख और 450 लाख पहले से था, तो 465 लाख टोटल अभी भैया हमको रिसीव हो गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि एडवांस मेरा 15 लाख है। अलग अलग भी आप कर सकते हैं कि 30,000 एट द रेट 30 कीजिए, 30,000 एट द रेट 20 कीजिए, दोनों तो एक इसी पे मिल गया है। अलॉटमेंट आप कर रहे थे ना, तो उसी टाइम पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों मिल गया। अलॉटमेंट का तो अभी दे ही दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप फर्स्ट कॉल तो कीजिएगा ना। 450 15 लाख आपके पास शेयर है एट द रेट 30, तो 15 इंटू 30 तो कितना? 450, 50 इंटू 30 वो हो गया, कॉल आप कर दिए। अब क्या आपको 450 मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 30,000 पे एट द रेट 3 करके, एट द रेट 30 करके आपको मिल चुका है, यानी कि 30,000 एट द रेट 3 करेंगे तो आपको 9 लाख ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक, ये लाख में अमाउंट है। तो अब आपको मिलेगा कितना? 5 लाख। आप तो 450 के लिए किए थे, लेकिन अब आपको मिलेगा 441 ही। क्यों? क्योंकि 140 कितना है? 14,70,000 वाले ही अब देंगे, और बाकी 30,000 वाला तो फर्स्ट कॉल का दे चुका है। तो वो 30,000 एट द रेट 30 करेगा तो उसका आ जाएगा 9 लाख। वो 9 लाख नहीं देगा आपको, 4,50,000 में से 4,41,000 ही रिसीव हुआ है। आ गया ये। अब फाइनल कॉल वाला भी दे दिया था 30,000 का, तो फाइनल कॉल का तो हम मंगाएंगे पूरे 15 लाख इंटू 20, 300 लाख मुझको चाहिए। लेकिन पता चला कि भाई साहब 14,70,000 वाले ही देंगे। क्यों? क्योंकि 30,000 वाले तो फाइनल कॉल ऑलरेडी दे चुके थे स्टार्टिंग में ही। तो वो जब दे दिए थे तो 30,000 एट द रेट 20 कितना हो गया? 6 लाख। तो 6 लाख जब हो गया तो 6 लाख यहाँ से आपका जो है वो कॉल्स इन अरियर डेबिट हो गया, जो पिछली बार आप दिए थे। और आपको मिलेगा कितना? कॉल्स इन एडवांस कर देना चाहिए यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे डेबिट कर दिए। ठीक, और दो मिलेगा आपको। मिलना कितना था? 3 लाख, यही 300 लाख। लेकिन वहीं पे देख रहे हैं कि 30,000 एट द रेट 2 करके 6 लाख पहले ही दे चुका था, तो मुझको 2,94,000 ही मिलेगा, और ये डेबिट। आगे देखिए, अब इंटरेस्ट का एंट्री। अब दिन मीन खत्म हो गया। तो बोल रहा था कि जो आपका एंट्री हुआ है ना, अलॉटमेंट आप कब किए? आप जून में किए ना भाई ये अलॉटमेंट। अब इस अलॉटमेंट में ही आप सारा पैसे दे दिए थे। तो आप पैसे कितना दिए थे? आप पैसे दिए थे दो का। एक का तो आपको दिन आना था नवंबर में। ठीक, फर्स्ट कॉल का रिसिप्ट का डेट मान लीजिए आपका नवंबर में आना था। तो इस पे 30,000 एट द रेट 30 करके 9 लाख आप नवंबर में, जून से लेकर नवंबर तक, क्योंकि स्टार्टिंग जून से दिया हुआ है, अलॉटमेंट जून को होना था, जून को ही सारा पैसे आप दे दिए। जबकि आपको देना 1 नवंबर को चाहिए था। नवंबर को कितना देना चाहिए था? 30,000 आपके पास शेयर था, 30,000 एट द रेट 30 करके देना चाहिए था, 9 लाख। तो 9 लाख पे जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैसे? 9 लाख, और आपको जून में इसको पे करना। जून में तो स्टार्टिंग डेट था, अब जून में ही आप सब कुछ पे कर दिए थे, और आपको पे करना कब चाहिए था? नवंबर में। तो 5 महीने का आप पहले कर दिए थे। कितना? 9 लाख। 9 लाख कैसे आया? 30,000 शेयर्स थे इनके पास, 30,000 एट द रेट 30 करें तो 9 लाख, 12% लगा दिए 5 मंथ्स के लिए, तो कितना आया? 45,000। देखिए, मे भी हो सकता है अगर डेट गलत एज्यूम हो जाए तो गलत इंटरेस्ट आ जाए, लेकिन समझ जाइएगा। वैसे ही नेक्स्ट जो था 30,000 फाइनल कॉल वाला भी, 30,000 जो शेयर्स था वो कितने का था? एट द रेट 20, 6 लाख का था। तो ये 6 लाख का 12% 9 महीने के लिए। आप बोलेंगे 9 महीने के लिए कैसे भाई? इसका ड्यू डेट है मार्च में। आप क्वेश्चन पढ़िए ना, बोला कि मार्च तक कैलकुलेट कीजिए। तब आप बोलेंगे कि ऊपर वाला इसको ही मार्च तक करो। अरे भाई, इसको तो रिसीव ही हो जाना था नवंबर में। नवंबर में तो इसको हम मांग ही लेते, लेकिन पहले दे दिया तब नवंबर तक हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसको।
लेकिन नवंबर के बाद तो देंगे ही नहीं, नवंबर के बाद उसको देंगे जो बचा हुआ होगा। तो बचा हुआ कौन है? फाइनल कॉल वाला, फाइनल कॉल वाला 6 लाख वाला। तो 6 लाख वाला नवंबर तक भी आया, फिर वो लेकर 1 मार्च तक आ गया, यानी टोटल 9 महीने तक वो आया। तो 9 महीने का लगा दिए तो 54,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना है? 45,000 और 99,000 पे करना है। तो हम ड्यू कर एंट्री पहले पास की, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 99,000 टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 99,000, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। और बाद में हम उनको 99,000 हम पे कर दे रहे हैं, ले भाई जी ले। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दे दिए। देखिए समझाने के लिए हम लिखे हैं, इंटरेस्ट अमाउंट पेबल ऑन 30,000 शेयर्स था, 12% रेट लगाना था 5 महीने के लिए पहले पर जो कि @30 पर शेयर था, और 9 महीने के लिए अगले पर जो कि @20 पर शेयर था। अब देखिए जर्नल एंट्री जो था वो है डिबेंचर वाला, कि अब डिबेंचर जो है क्या किए हैं, आप इशू किए हैं, ठीक, हम डिबेंचर दे रहे हैं। डिबेंचर भी एक पीस ऑफ पेपर ही है जिससे हम अमाउंट रेज करते हैं, ठीक है। तो जब आप डिबेंचर दे रहे हैं तो कितने के लिए दे रहे हैं? आप दे रहे हैं, इसमें लिखा 1 करोड़ के लिए, लेकिन आपको मिल कितना रहा है? 90%। तो बैंक अकाउंट डेबिट 90 लाख टू डिबेंचर जो आप दिए उसको वो 90 लाख का, ठीक है। डिबेंचर आपका गया इतना का, लेकिन फिर आपके ध्यान में आया कि अरे यार डिबेंचर एप्लीकेशन में तो हमको 90 लाख मिल गया, ठीक है, हम सप्लाई किए हैं 1 करोड़ का। समझिए आप इस चीज़ बात को, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें है कि 1 करोड़ के लिए आपको 90% वैल्यू ही मिला है कैश में, तो 90 लाख तो हमको मिल गया 1 करोड़ के लिए, लेकिन हम एक्चुअली में डिबेंचर जो देंगे उसको देंगे 1 करोड़ के लिए, अब 10% हमारा डिस्काउंट था, समझ गए। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90 लाख, 10 लाख डिस्काउंट और 1 करोड़ का एक्चुअली में डिबेंचर था। तो कहीं कि वहाँ पे 90 क्यों दिखाई, यहीं पे देखिए। अब ये एक सीक्वेंस है, पहले जब आपको अमाउंट मिला, पहला अमाउंट वो कितना मिला? आपको मिला 90 लाख, ठीक है, आप 90 लाख लिखा दिए, लेकिन आप जब उसको अलॉट करोगे तो कितना हिस्सेदारी दोगे? हिस्सेदारी दोगे आप 1 करोड़ का। 1 करोड़ का चीज़ था, भले ही आपको वो 90 लाख रुपए ही दिया, लेकिन वो सारी चीज़ें 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ कर दिए, 1 लाख 10 लाख आपका डिस्काउंट और 90 लाख आपको मिला था। वैसे सेकेंड एंट्री देखिए, सेकेंड एंट्री करके बैंक से आप लोन लिए हैं, और लोन कितना का लिए हैं? आप लिए हैं कितने कोलेटरल सिक्योरिटी पर? 40 लाख के लोन के लिए आप 50 लाख का सिक्योरिटी दे दिए उसको। अरे कितना का भी दिए, लोन ही क्रिएट है ना, तो लोन तो ऑलरेडी डिबेंचर के फॉर्म का होता है। तो आपको कितना गया? आपको लोन मिला कितना है? 40 लाख। 40 लाख जाइए, आपका बात खत्म हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 40 लाख, इसमें कोई वैसा एंट्री नहीं है शेयर जैसा। वहीं दूसरा में बोला कि फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं वेंडर से, और कितने में परचेज किए? 40 लाख में, जबकि उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए था? 50 लाख का था वो। मतलब समझिए, ऐसा नहीं कि आपको घाटे में, मतलब फ़ायदे में परचेज हुआ। देखिए क्या हुआ है कि आप वेंडर को फिक्स्ड एसेट्स ले रहे हैं, आप वेंडर से दे रहे हैं डिबेंचर। तो फिक्स्ड एसेट जब आप ले रहे हैं 40 लाख का, तो लिख दिए आपकी फिक्स्ड एसेट टू वेंडर, लेकिन अब आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं 50 लाख का मेरे भैया, तो 50 लाख का लिख दीजिए डिबेंचर में, और आपका ये जो है वो 10 लाख का आपको घाटा चूना लगा है, डिस्काउंट दिखा दीजिए, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर, और वेंडर अकाउंट को 40 लाख से डेबिट कर दीजिए, ठीक है। 6 का सी, लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहले इस चीज़ को समझा देते हैं आपको, हो सकता है कभी काम आए या ना आए, उससे मतलब नहीं है कि एरर ऑफ जो प्रिंसिपल एरर होता है ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसका मतलब है कि नाम में चेंज हो जाना। जैसे मान लीजिए कि क्रेडिट करना है सेल को 500 से, गलती से हम क्रेडिट ही किए हैं लेकिन राम को क्रेडिट किए, अब डेबिट करना था श्याम को, डेबिट कर दिए गीता को, लेकिन अमाउंट सेम है। डेबिट करना चाहिए परचेज को, डेबिट कर दिए सेल को, लेकिन अमाउंट सेम है, कुछ इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। तो इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसको से कुछ दिखते नहीं है, खाली नाम उल्टी रहता है। अमाउंट में और डेबिट को क्रेडिट कभी नहीं होता, मतलब डेबिट अभी भी था, बाद में भी डेबिट है, और अमाउंट उतने हैं, तो इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एरर। अब सबसे ज़्यादा इधर उधर अगर आपको अमाउंट दिखाना चाहे, अकाउंट इधर उधर उल्टा पुल्टा, तो सीधा आप उसको बना दीजिए एरर ऑफ कमीशन, जिसका मतलब साफ है कि अमाउंट भी अगर कुछ चेंजेज है तो एरर ऑफ कमीशन है। अगर डेबिट गलती से क्रेडिट कर दिया है एंट्री में, तो भी ये क्या है? एरर ऑफ कमीशन है। ओमिशन, ओमिशन मतलब कुछ नहीं लिखे, हमको लिखना कुछ लिख भी नहीं किए। तो देखिए 6 के सी में जब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें था कि 5,000 का गुड्स जो है वो क्रेडिट पे परचेज किया आराम से, और रिकॉर्ड कर लिया 500। अब बताइए 5,000 का लिया 500 रिकॉर्ड किया, तो हम क्या बोले कि अमाउंट में कुछ भी चेंज हो जाए, चाहे अकाउंट में इधर उधर डेबिट को क्रेडिट कर दो, एरर ऑफ कमीशन। तो फर्स्ट वन क्या हो गया? एरर ऑफ कमीशन। दूसरा है कि रिकॉर्ड ही नहीं किया, साफ लिखा हुआ है कि परचेज किए 500 का विपिन से, रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो एरर ऑफ ओमिशन। ये तो सिंपल है, उसमें लिखा रहेगा कि नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल गलती से परचेज बुक में पास हो गया। बताइए क्रेडिट का क्या करते हैं हम? CR करते हैं उसको, और आप DR कर दिए, तो क्या में आ गया? एरर ऑफ कमीशन में आ गया।
ठीक, ओके। एरर ऑफ ओमिशन, इसमें साफ लिखा हुआ है तीसरा कि जो आप सेल किए हैं मोहन को, जर्नल प्रॉफिट में तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन पोस्ट ही नहीं किए हैं, एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट वन, सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब आप देखिए, फर्नीचर को सेल करते हैं तो किसको क्रेडिट करते हैं? आप फर्नीचर को ही क्रेडिट करते हैं। अब आप यहाँ को सेल को भी क्रेडिट कर दिए, अमाउंट दोनों का सेम है, कुछ दिक्कत पड़ेगा अकाउंट पे? नहीं, वो आराम से मैच कर जाएगा। तो इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसके वजह से कुछ दिखते ना है, खाली नाम चेंज रहा। तो इसी के साथ आपका ख़त्म होता है। हाँ, मुझे पता है मैंने थोड़ा जल्दी की है क्योंकि उतना टाइम है नहीं यार मेरे पास भी। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और सबसे अच्छा मुझे इस बार का मॉक टेस्ट पेपर में लगा जो क्वेश्चन, वो एक था क्या कहते हैं उसको, इस बार बीआरएस नहीं दिया शायद, ओके अगला मॉक टेस्ट पेपर में दे देगा बीआरएस और रेक्टिफिकेशन में एरर नहीं दिया। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन था वो एवरेज ड्यू डेट वाला, एवरेज ड्यू डेट वाला, जिसमें बोल दिया कि एक ड्यू डेट तो कैलकुलेट करो ही ऊपर की इन्फॉर्मेशन के बेस पे, ठीक, अब उससे मैच करो नीचे वाला इन्फॉर्मेशन। मतलब देखिए एक बार फिर उसकी बात करते हैं कि आपको एक एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल आप एवरेज ड्यू डेट निकाल लिए, आप 2/9 आ गया। फिर नीचे लिख दिया कि 1 जुलाई का टाइम है, और इस पे 1 जुलाई है कोई टाइम, और उस पर 4 महीने और इस पे टाइम अलाउड है, ठीक। तो इस दोनों को टाइम कैलकुलेट कर दीजिए, इससे कंपेयर कीजिए, जितना बचेगा, और इसका अमाउंट भी दिया रहेगा कि 1 जुलाई को कोई अमाउंट है 10,000, ठीक है, ऊपर वाला अमाउंट में से ही रहेगा, और बाकी जो बच गया वो 8 महीने के लिए, ठीक। और 1 जुलाई जो है वो कॉमन रहेगा दोनों में, 1 जुलाई। तो इसमें 8 महीने जोड़िए, इसमें 8 महीने जोड़िए, इसमें 7500 इंटू रेट निकालिए, इसमें 7500 इंटू रेट निकालिए, वही हो जाएगा आंसर। ये था, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, क्विकली हुआ बट नो प्रॉब्लम, ठीक है यार, चलता है। ओके बाय।